हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो एक बार फटाफट से सभी लोग जो हैं क्लास में जुड़ जाएंगे, और क्योंकि आज जो टॉपिक चलने वाला है क्यूबिक इक्वेशंस आपका स्टार्ट होना है। हालांकि क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में मैंने कल भी थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज हम क्यूबिक इक्वेशन को एक नए सिरे से फिर से दोबारा से आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो एक बार सभी हमारे साथी आ जाएंगे इस क्लास में, और एक बार बताएंगे आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। और किसी की अगर कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो प्लीज़ मेंशन कर दें। अभी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अभी आप क्यूबिक पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हो। बाकी अगर किसी के डाउट ऐसे रह रहे हैं कि भाई वर्कशीट आपने जो दी है उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि सैटरडे को मैं आपकी क्लास रखने वाला हूँ, तो सॉल्यूशन हमें वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है जी। रंजीत कुमार, अमृता, श्याम, ओम प्रकाश, रचना, ज्योतिष, सचिन कुमार, सुमित यादव, नीरज वर्मा, अजीत कुमार, अनुज पटेल, सभी को गुड मॉर्निंग है। राधे राधे भाई साहब। चले जी, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन जो एक टॉपिक है, मतलब अगर देखा जाए ना तो अभी तक आपके एल्टी ग्रेड में दो लास्ट वाले एग्जाम में तो नहीं आया था इसका क्वेश्चन कोई। लेकिन ये है कि ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इसका एप्लीकेशन भी बड़ी बहुत जगह यूज किए जाते हैं। और चलो कोई बात नहीं, अगर क्वाड्रेटिक के कोई क्वेश्चन में अगर आपका कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको आप हमसे पूछ सकते हो, चाहे तो आप डाउट ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हो। अब आपका तो ग्रुप भी अलग हो चुका है ना? आपका तो अब ग्रुप भी अलग हो चुका है। ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है सर, वो मैं बता देता हूँ आप सभी को कि ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना होगा। देखो, ग्रुप में क्या है कि जब आप अपना बैच ओपन करते हो ना, अपना जो बैच ओपन करोगे, आप जब बैच ओपन करोगे तो उसमें 3 सेक्शन मिल के आते हैं। एक तो ये आएगा कि इधर भाई आपके सब्जेक्ट क्या हैं, और सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास में बनता है यहाँ पर लाइव, और लास्ट में आपका है टेलीग्राम। तो अब जो है एक नया आपका जो ग्रुप है ओनली मैथ्स का, वो इस टेलीग्राम पे आ चुका है। तो आपके जब बैच में, आप खुद अपने बैच में जाओगे तो सब्जेक्ट, लाइव एंड टेलीग्राम, ये वाला जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लो। ये स्पेशल एक इंडिविजुअल जो है वो आपके मैथ्स का ग्रुप बन रहा है। ठीक है जी। इसमें जो है वो आपका स्पेशल इंडिविजुअल आपका मैथ्स का ग्रुप बना हुआ है। हाँ, दूसरी बात यह है कि इतना मैं कहना चाहूँगा, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, अगर जो आपका टॉपिक चल रहा है, आपकी कोई भी जहाँ तक हमसे पॉसिबिलिटी हो पाएगी आपके डाउट क्लियर करने की, वो मैं हर संभव प्रयास करूँगा। दूसरी बात यह है कि किसी को भी कैसे भी टॉपिक्स, मतलब अभी जो है मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आप अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस या पूछें, या हो सकता है कोई दाएं से बाएं अगर कोई दूसरा टॉपिक भी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका डाउट क्लियर करना वो मेरा काम है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा हर संभव आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, बाकी आपका जो ग्रुप ओपन होगा, देखो, जो मैं वर्कशीट दे रहा हूँ प्लीज उसका आप कोई डाउट ना पूछना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रीजन है क्योंकि मैं उस वर्कशीट का सॉल्यूशन सैटरडे को कराने वाला हूँ। तो प्लीज इतना पेशेंस रखना, जितने आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं वो 54-55 क्वेश्चन में से वो आप कर लेना, बाकी नहीं हो पा रहे, मैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको सैटरडे को कराने वाला हूँ, वो लाइव। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना होइए। बाकी अगर कोई डाउट है वो आप पूछो, मतलब बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ये मेरा काम भी है, डाउट को मैं क्लियर करूंगा आपका। ठीक है। ग्रुप मैसेज कब आप करोगे, तो रात में आप 8 बजे मैसेज करोगे, कितने बजे? 8 PM पर, 8 PM पर, हाँ, आपका ग्रुप जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ये शर्त है कि आप केवल 2 ही बार मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी ये पता है, आप भी मतलब इतने समझदार हैं कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, अगर सभी लोग अगर वो कंटिन्यू मैसेज करेंगे तो मेरे पास वो जो जेन्युइन डाउट होगा उसको ढूंढ पाना, या उसका मतलब डाउट सॉल्व कर पाना मेरे लिए मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो इस रीजन से आपके लिए 1 या 2 बार ही मैसेज का प्रावधान है, कि आप 2 ही बार मैसेज या 1 बार मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो ये आपके मैंने बैच के बारे में बता दिया, मतलब ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। बाकी आप तैयार रहेंगे कहाँ पर? वर्कशीट का सॉल्यूशन सैटरडे को होने वाला है। प्लीज़ रिवीजन जरूर करते रहें। और और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ सजेशन देने की ज़रूरत है, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी हमसे सीनियर हैं, हो सकता है सभी सीनियर होंगे और एक दो भाई कलीग होंगे, तो कोई बात नहीं है, सीनियर है तो नॉर्मल सी बात, सीखने को ही मिलेगा। मेरा काम केवल सिखाना ही नहीं है, मैं खुद भी सीखता हूँ। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ सजेशन की ज़रूरत है, तो बेझिझक बताओ, मैं उसको मैं उस पर काम करने वाला हूँ। ठीक है भैया? चलो जी।
तो भाई आज का जो टॉपिक है वो क्यूबिक इक्वेशन है। हालांकि मैंने कल थोड़ा सा इसका पार्ट डिस्कस किया था। फिलहाल जो भी मैं आज सिखाने वाला हूँ आपसे मैं केवल एक क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ, अगर आप उसके लिए एग्री करोगे तो मैं आगे बताऊंगा, अदरवाइज मैं सीधा सीधा फार्मूला लिख दूंगा और फार्मूले से रिलेट करके उसके जो रिजल्ट्स हैं एप्लीकेशन उनको लिख दूंगा, आप उनको याद कर लेना, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ये दो तरीके में बताना चाहता हूँ। पहला तरीका भैया ये है कि अगर आपको इसको डीप में समझना है, यानी हम इसको इतना डीप लेके जाने वाले हैं जहां तक आपके DSSB के TGT के क्वेश्चन यानी कि PGD के क्वेश्चन, हालांकि आपकी यूपी TGT LT ग्रेड GIC प्रवक्ता या अदर स्टेट्स की जो TGT होती है उसमें इतना लेवल नहीं है, लेकिन हाँ DSSB के TGT में आपका लेवल है ये, ठीक है। अब तो हालांकि आपको भी पता है 11th-12th का सिलेबस ही गायब है, ग्रेजुएशन का सिलेबस है, तो इसको मैं वहां तक लेके जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, आप जो भी आज सीखने वाले हो प्लीज कुछ समय के लिए ना अभी केवल आपको सुनना है, मजा तभी आएगा और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल अंदर तक जाने वाले हैं आज क्यूबिक इक्वेशन के, कैसे कैसे क्या मिलेगा और कहां से क्या क्या मिलने वाला है। और देखो अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी भी बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो भी मैथ से कनेक्टेड भी ना होंगे या बहुत सारे लंबा अरसा हो चुका होगा, हो सकता है कि मैं इस टॉपिक में कोई दूसरा टॉपिक का भी थोड़ा बहुत नाम लूं, तो केवल आपको सुन लेना है, वो आपको सुन लेना है, नोट्स बना ही रहे होगे आप, नोट्स बना लेना, बाकी जब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना तो यहां से कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए जी शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। नाम से ही आप लोग जानते होंगे कि क्यूबिक इक्वेशन है क्या, जिसमें त्रिघात हो। क्यूबिक इक्वेशन जिसमें त्रिघात हो, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, आपके पास 3 हो। देखिए जी, पहले हम इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d बराबर में 0 होगा। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है जी। अब इसमें आप सीखोगे कि इसके मूल कितने निकलते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है और मूल निकाले कैसे जाते हैं। इसमें आपके जो है ना कितने मान निकल के आएंगे, तो आप कहोगे कि इसमें हाईएस्ट पावर अगर 3 है ना तो इसकी 3 वैल्यू निकल के आएंगी। कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 3 वैल्यू। किसकी वैल्यू 3 होगी? ये x के 3 मान या x के 3 मान, हाँ ऐसे लिख दो, x के 3 मान होंगे। मान को आप लोग मूल भी कहते हो और मूल को आप शून्यक भी कहते हो। क्या कहते हो आप? शून्यक भी कहते हो इसको। यानी इस समीकरण से जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग या तो वैल्यू बोलेंगे या हम लोग उसको रूट्स बोलेंगे या फिर उसको जीरोज बोलेंगे, ठीक है। जीरोज का मतलब भी क्या होता है? वो हमारा रूट ही होता है। दूसरी बात, अगर ये मेरे पास में एक समीकरण है, इसके 3 मान निकल के आएंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, उसको हम वैल्यू, रूट्स और जीरो बोलते हैं या सॉल्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि हल। अच्छा जी, अब सबसे बड़ा टारगेट ये रहता है कि इसके अंदर तक जाने के लिए ना, वो अभी हम कंडीशन बाद में बताएंगे, पहले हम बेसिक चीजें आपको बता देते हैं कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का ना हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आपने तो बता दिया कि इसके 3 मान निकल के आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे और वो मान होंगे क्या, कैसे फाइंड करे जाएंगे, इनके नेचर क्या होंगे, वो अभी मैं धीरे धीरे बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करूंगा। प्लीज फोकस यहां पर करना है। और किसी के अगर कोई डाउट रह जाता है, जैसे अभी किसी का और इशू ज्यादा आ रहा है, प्रीति बहना, अगर आपको कोई ऐसा डाउट है तो वो मैं अभी बाद में आपसे बोल दूंगा, कंफर्म कर लेना आप प्लीज, ठीक है जी। अगर ऐसा कोई डाउट है तो चलिए, इसमें ये आपका हो गया। अब मैं इसमें बात करने वाला हूं भाई फाइंड दी रूट्स की। किसके बारे में? फाइंड दी रूट्स के बारे में। मतलब हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? इसके सॉल्यूशन, फाइंड द रूट्स। मूल कैसे ज्ञात करें? हिंदी वाले लिख सकते हैं मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, ठीक है जी। अच्छा, इसके ना 4 स्टेप पे हम लोग जाएंगे। जब हम किसी क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम 4 स्टेप पे जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2 क्या करना होगा, स्टेप नंबर 3 मुझे नहीं पता क्या काम करना होगा इसमें, और स्टेप नंबर 4, सॉरी 1 2
3। हाँ जी, 3 स्टेप ही रहेंगी इसकी, ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2 ही स्टेप में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, स्टेप 1 और एक ही स्टेप में, मतलब स्टेप नंबर 2 का होता है फाइनल आंसर। तो ये 2 तरीके से आप इसमें मूल ज्ञात करोगे। अब आप बोलोगे ये स्टेप हैं क्या, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। रूट्स को ज्ञात करना है, हमारे पास 1 2 3 स्टेप में भी जा सकती है गाड़ी, 2 स्टेप में भी गाड़ी जा सकती है, ठीक है जी, 1 स्टेप में भी जा सकती है और 2 स्टेप में भी जा सकती है। शून्य ज्ञात करना, बिल्कुल सही है, मूल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, ठीक है, मान ज्ञात करना, तो ये सारे के सारे मान इसके तरीके से हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है जी। बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी मैं कर रहा हूं बहुत बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं आपकी क्लास में लाता हूं यहाँ पर। इससे बाहर आपको देखने को ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से हर पॉसिबल यही है कि जितनी मैं चीज़ें बेहतरीन आपको बता पाऊँ। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपका काम है, बाकी मैं आपको दूंगा, बाकी उसका मैं सोल्यूशन में बता दूंगा। रिवीजन और किसी भी चीज़ का मान लो प्रैक्टिस या रिवीजन, ये आपके ही पास होंगे। चलो जी, अब हम सीधा क्वेश्चन उठाते हैं और आपको बताते हैं कि इसके सॉल्यूशन निकाले कैसे जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है कि भाई एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस का 6, ठीक है जी, इक्वल टू 0। इसका ना मुझे सॉल्यूशन ज्ञात करना है, इसका ना सॉल्यूशन ज्ञात करना है, या हल ज्ञात करना है, या मूल ज्ञात करना है, या हल ज्ञात ना करो, हल करो, ठीक है जी। अब समझो आप स्टेप को अपने। भाई पहली बात, आपको जब कोई चीजें तोड़नी हो, एक मैंने बात बताई थी शुरुआत में कल की क्लास में, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, अभी आगे और भी बताऊंगा। क्या कि क्यूबिक इक्वेशन का या तो तीनों के तीनों मूल रियल हो सकते हैं, रियल होते हैं, या तो उसमें से कोई एक मूल आपका रियल, बाकी 2 मूल आपके इमेजिनरी होंगे। 2 कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन क्यूबिक नहीं हो सकती है। या तो क्यूबिक के तीनों मूल वास्तविक यानी रियल होंगे, या तो उनमें से कोई एक मूल रियल, बाकी 2 इमेजिनरी यानी काल्पनिक या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। याद रखना, इन 2 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अब हमें इसमें क्या काम करना होता है कि भाई जो एक्स क्यूब का पहला कॉफिशिएंट है, मतलब एक्स क्यूब का यहाँ जो कॉफिशिएंट लिखा हुआ है उसको पकड़ो, और जो ये आखिरी वाला टर्म्स है उसको पकड़ लो, इनका आपस में ना गुणा कराओ, इनका आपस में ना गुणा कराओ। तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 6, तो क्या बना कर देगा, माइनस का 6 बना कर देगा। अब मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि जो -6 है ना, इसके प्राइम फैक्टर करो, इंक्लूड कर देना 1 और -1 को, ठीक है जी, लिख देना यहां पर। इसके क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, जिसमें इंक्लूड होगा, मतलब जिसमें हम क्या ले सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, इंक्लूड 1 और -1। इतना ध्यान रखना आप कि हम इसके प्राइम फैक्टर करने वाले, इंक्लूड करेंगे 1 और -1 को। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के 2 तरीके हो जाएंगे मेरे पास। एक तो भाई साहब इसको हम 6 को तोड़ सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, एक तो ये केस बन सकता है, ठीक है जी। एक केस मेरा ये बन सकता है 1 2 एंड 3, ये 3 इसके मैंने गुणनखंड कर दिए, 3 दूना 6 एकम 6, 6 बन गया। लेकिन ये निगेटिव में भी हो सकते हैं, मतलब आप मानने को समझना, मैं यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए ना आपका एक मूल आपका रियल होगा। अगर एक मूल आपका रियल होगा तो वो रियल मूल होगा कौन सा, क्योंकि हमें सबसे पहले उसी को पुट करना होगा, तभी मेरे पास में इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल पाएंगे। अब जैसे इसमें मैंने फैक्टर कर दिए, तो एक और आखिरी वाला टर्म्स यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको उठाओ और उनका आपस में गुणा कराओ, -6 बन गया। -6 के अभाज्य गुणनखंड कराओ, इसकी हिंदी क्या होगी, है अभाज्य गुणनखंड, जिसमें 1 और -1 होगा, ठीक है, इनको भी लेना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लेना है, लेकिन इसमें 1 और -1 भी आप ले सकते हो, ये लेना पड़ेगा। यानी 1 फिर 2 फिर 3, तो 3 दूना 6 एकम 6। नेगेटिव भी ले सकते हो, डजन मैटर ये नेगेटिव है कि नहीं है ना, -1 -2 -3 ऐसे भी करके। अब हम एक काम करेंगे कि इनमें से ऐसा कोई नंबर ढूंढना है
या आप ऐसे समझ लो कि इनमें से कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिनको यहां पुट करने पर 0 मिल जाए। ठीक है, वैसे मैं अगर आपके बताऊं तो मोस्टली हमारा एक काम कर जाता है सभी इक्वेशन के लिए। ठीक है, एक काम मेरा कम कर जाता है। एक हमारी ऐसी वैल्यू होती है जो हर एक इक्वेशन में मोस्टली काम करी जाती है। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया है वो एक बात और समझ के रख ले इसमें, कि आपको एक्स की जगह पर ऐसा मान रखना है जिससे ये सॉल्व करने पर 0 मिल जाए, वो हमारा रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, आ जाएगा। मैंने कहा एक्स की जगह पर ऐसा कोई भी मान लिख दो जिससे ये 0 हो जाए। तो आपने कहा मैंने जब इसके फैक्टर किए 1 माइनस 1 2 माइनस का 2 3 माइनस का 3 बन रहा है। तो इसमें देखो एक हम अगर पुट कर देते हैं, मैं क्या करता हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में मैंने क्या कर दिया, एक्स को पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 1। अब आप ये ना सोचना आपने 1 ही क्यों पुट कर दिया, हम तो कह रहे 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो, -1 -2 -3 पुट करके देख लो, हमें पता है नहीं आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये अगर हम 1 रखेंगे ना इसमें तो ये 1 का क्यूब बनेगा, 1 का क्यूब 1 होता है, -6 मल्टीप्लाई 1 यानी 1, यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस में 11 और माइनस का 6, दोनों को सॉल्व कर रहे हो, 6 और 6 12, 11 और 12 यानी कि 0 बन रहा है। इसका कहने का मतलब है हमारा x बराबर 1 जो है वो क्या कर रहा है, इसका एक मूल है, या यहां से x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही, तो एक मूल हमें 1 मिल चुका है। क्या मेरे भाई ये आपको एक बात समझ में आई? आप जरूरी नहीं 1 रखोगे, आप अगर आप -1 से इसको सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप -1 रख सकते हो। बाकी मैंने एक सहूलियत के लिए बताया है कि पहला वाला टर्म्स का कॉफिशिएंट और आखिरी वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लो और उसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि 1 आ रहा है तो 1 रख देंगे, -1 आ रहा है तो -1 रख के चेक कर लेंगे। ये मेरा पहला स्टेप हो चुका है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप मेरी क्या कहती है? सेकेंड स्टेप ये कहती है भाई, जिसको आप बोलते हो सिंथेटिक स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन। ये क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन? इससे ना इसके सॉल्यूशन आसान हो जाते हैं। कैसे जरा देखना, जो मेरा एक मूल निकल के आया ने, एक को ऐसे लिख दो, लिख दिया। जो मैं बता रहा हूं प्लीज उसको समझते जाना। मैं इसके 3-4 क्वेश्चन करूंगा, तब तक बताऊंगा जबकि आपके दिमाग में इसको पूरा सेव करवा दूंगा। देखो जरा, जो मेरा एक रूट आया उसको लिख दिया आप। फिर आपको क्या काम करना है, जितने भी यहां पर कॉपिशेंट होंगे, जैसे x³ का कॉपिशेंट 1 है, x² का कॉपिशेंट -6 है, x का कॉपिशेंट 11 है और आखिरी वाला टर्म्स -6 है। अब आपको क्या काम करना होगा, इसमें इस 1 को दोबारा ऐसे ही लिख दो। अब क्या काम करना होगा, इस 1 का गुणा 1 के साथ में लिखना है, तो 1 का गुणा 1 के साथ में कितना आएगा, 1 आएगा। आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, -6 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, -5। फिर -5 को 1 के साथ में गुणा करो, -5 का 1 के साथ में गुणा करोगे -5 आ जाएगा, आएगा। अच्छा 11 और -5 को जोड़ोगे तो 6 हो गया। 6 को 1 के साथ में गुणा करोगे कितना आएगा, 6, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से आपने क्या सीखा, जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे होंगे तो आप ये समझ लेना कि उसका लास्ट वाला टर्म्स हमारा पक्का 0 बनेगा, पक्का 0 बनेगा। इस बात को ध्यान से सुन लो आप, लास्ट वाला टर्म्स हमारा पक्का 0 बनेगा। अगर 0 नहीं बन रहा है तो आपने या तो कॉफिशिएंट गलत लिए होंगे या तो आपने इसका मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं गलत किया होगा। अब क्या होगा, इसमें जो ये वाले पद आए हैं ना, ये वाले पद हमें बता देते हैं कि जो मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी बस वो इसी के गुणांक है। यानी आपको समझ में आया पहला स्टेप, स्टेप नंबर 2 सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है कि जो मेरे पास में 1 है उसको वैसे ही लिख दो, बाकी इन सभी के गुणांक 1 -6 11 -6 मैंने यहां लिख दिया। अब इस वाले 1 को जैसा था वैसे उतार लो, 1 का 1 के साथ में गुणा करोगे 1 आएगा, -6 1 को जोड़ोगे -5, -5 का 1 के साथ में गुणा करोगे -5, 11 -5 6, 6 को 1 के साथ में गुणा करोगे 6, -6 6 जोड़ोगे 0। अब जो मेरे पास में ये कॉफिशिएंट बचे हैं ना, ये कॉफिशिएंट ना मेरे हो जाएंगे स्टेप नंबर 3 के लिए।
किसके लिए? स्टेप नंबर थर्ड के लिए। बड़े ध्यान से समझते जाना। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा जी, मतलब ये जो गुणांक है ना वो हमारे द्विघात समीकरण के होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x एंड प्लस में 6, तो प्लस में 6 बराबर में 0। बातें समझ में आई? देखो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 का गुणांक, एक्स के साथ में -5 का गुणांक, 6 हमारा नियतांक मान है और बराबर में 0 हो गया। इसको आप सॉल्व करो, तो जब आप इसके फैक्टर कर रहे होगे तो 6 को आप तोड़ सकते हो ना, 3 गुणा 2। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है ना आप सभी को। एक बार रिएक्ट जरूर कर देना जब बाद में समझ में आ जाए, अभी नहीं, बीच में नहीं करना है, जब मैं पूरा समझा दूं। तो इसके प्राइम फैक्टर मतलब इसके जो फैक्टर होंगे कितने होंगे? 3 × 2। तो इसको आप कैसे तोड़ोगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहां से आपने x कॉमन कर लिया, x माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन कर लिया, x माइनस का 3। मतलब फाइनल अगर देखोगे तो आपके पास दो फैक्टर बनने वाले हैं, एक x माइनस का 2 और एक x माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है जी, तो दो वैल्यू निकल के आई यहां पर, एक तो 2 निकल के आई, एक 3 निकल के आई। अब आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या परखा, क्या जाना? आपने ये जाना कि भैया जो मेरे पास में x के मान आ रहे हैं वो 1 आया, यहां पर 2 और 3 आया, तो इसका मतलब है मेरे 3 के तीनों मूल यानी 3 रूट्स जो आए हैं, 3 रियल रूट्स आए हैं, 3 रियल रूट्स आए हैं। देख लो, चाहे 1 बना, 2 बना, 3 बना, तीनों की तीनों कैसे मूल आए हैं? तीनों की तीनों कैसे मूल आए हैं? रियल रूट्स आए हैं। आपने इसमें दो चीजें सीखी। क्या चीजें सीख ली? एक तो पहले आपने क्यूबिक को सॉल्व करना सीखा कि उसके मान कैसे निकाले जाएंगे। 3 स्टेप में सॉल्व होता है क्वेश्चन, कभी कभी 2 स्टेप में सॉल्व होता है अगर आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू ना होती है। अगर मान लो ये वाली वैल्यू नहीं है तो फिर आपका ये क्वेश्चन केवल 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है बस। ठीक है, अगर कांस्टेंट वैल्यू ये दी गई है तो फिर आपको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। चले गए ना आप? कोई दिक्कत नहीं ना? ये 3 स्टेप में हो गया। रिमाइंडर थ्योरम वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो हमने 7th 8th 9th में पढ़ा था, डिवीजन करना। ठीक है, वही एक सिंथेटिक डिवीजन है। आप चेक करके तो देखो, जो आप बता रहे हो ना वो एक पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। मैंने कॉफिशिएंट से काम चलाया है। जो मैं सिंथेटिक डिवीजन कर रहा हूं ना वो उसी का पार्ट है, बस ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, वो बहुत लेंथी पार्ट है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हो। मैं वही तो बता रहा हूं, हो जाएगा। 3 रियल रूट्स आए हैं भाई। अब मुझे एक बार बता दो प्लीज, क्या ये चीजें समझ में आ गई हैं आप सभी को? क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूं ग्राफ, और हो सकता है ग्राफ में हो जाए आप सभी को दिक्कत। और ग्राफ से मैं एक चीज और बनाऊंगा, बोलेंगे एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होते हैं, ये क्या होता है। वही मैं कह रहा हूं कि थोड़ा इत्मीनान से सीखना, एक एक चीज इतना डीप लेके जाऊंगा कि जो DSSB ने भी क्वेश्चन पूछा है ना वो भी आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से ही छप जाएगा। ठीक है जी, ये तो पहले से ही आ गया एक स्टेप में बहना। एक स्टेप में केवल एक मूल निकल के आया है, 3 स्टेप में मेरे 2 मूल और निकल के आए हैं। क्योंकि आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब है ये मेरे पास में 3 मान देंगे, 1 2 3, तीनों के तीनों रूट्स रियल हैं। अब थोड़ा समझो, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 तरीके, या तो स्टेप 3 तक जाना पड़ेगा या स्टेप 2 तक। स्टेप 2 का मैं क्वेश्चन अभी आगे कराने वाला हूं। इसके तीनों की 3 मूल कैसे हैं? रियल हैं। अगर तीनों के तीनों मूल रियल हैं, अब आपका नंबर आता है ग्राफ का। अब आपका जो नंबर आएगा वो ग्राफ बनाएंगे, हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे रे बाबा। ठीक है जी, देखो, 1 यहां होगा, 2 यहां होगा, 3 यहां होगा, क्योंकि एक्स अक्ष की बात है। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनना। ग्राफ बनाते टाइम आपको याद रखना है कि जो एक्स क्यूब का गुणांक आ रहा है ना, यहां वाला एक्स क्यूब का गुणांक अगर धनात्मक है, अगर धनात्मक है, बड़े ध्यान से समझना आप, अगर एक्स क्यूब का ग्राफ धनात्मक है, जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं
कि जैसे मान लो ए का मान अगर जीरो से ज्यादा आता है या फिर ए की वैल्यू जो है जीरो से छोटी आती है, ए का मान अगर जीरो से ज्यादा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवार्ड बनेगा, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझना। अगर ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा है मतलब एक्स क्यूब का गुणांक अगर पॉजिटिव है और एक्स क्यूब का गुणांक निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर की तरफ, निगेटिव है तो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला है ग्राफ। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि इसके अगर पॉइंट देखोगे, एक्स क्यूब का गुणांक एक है, एक हमारे पास में धनात्मक मान है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे से जाएगा। अब नीचे से ग्राफ किस तरीके से जाने वाला है वो देखना है। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब आपको भी पता है कि हमें दो पर भी आना है, दो को भी कट करना है, तो ये ग्राफ ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर यू भाग जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। मैं साथ साथ लेके चलूंगा, परेशान ना हो। इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बन रहा है कि आप बोलोगे नीचे से जाएगा। क्यों नीचे से जाएगा? क्योंकि इसमें एक्स क्यूब का गुणांक पॉजिटिव था, इस रीजन से इसका नीचे से ग्राफ बनेगा। बाकी फिर अगर नेगेटिव होता तो ऊपर से ग्राफ बनता। तो कैसे भागने वाला है? नीचे से। ये एक जाएगा, फिर हमें दो को भी टच करना है, इसी वजह से यहां मुड़ना पड़ेगा, यहां मुड़ना पड़ेगा, फिर ये सीधा निकल जाएगा। अब समझो मेरी बात को। चलो अच्छा, अभी ना समझाऊं ना, अभी ना समझाऊं, अभी डीप लेके ना जाओ, ग्राफ बना दिया, ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं आगे। अभी मैं इसकी एक बात और बताऊंगा ना, अभी मैं इसमें एक बात और बताने वाला हूं। किसने बोला -5x 5x बनेगा? भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक एक बात लिख रहा हूं, या तो आप सुन नहीं रहे हो या तो फिर आप अपनी चला रहे हो, है ना जी? यही तो है दिक्कत। सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूं, बस जो आपके डाउट है वो मैं भी सेकंड क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं आपके डाउट लूंगा। ग्राफ आप सीख चुके हो, इसका कैसे ग्राफ बनेगा। अगर एक्स क्यूब का गुणांक धनात्मक है तो नीचे से ग्राफ जाएगा, और एक्स क्यूब का गुणांक अगर ऋणात्मक है यानी जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, तो ऊपर से ग्राफ आएगा। यहां पर मैंने देखा एक्स क्यूब का गुणांक पॉजिटिव था तो नीचे से ग्राफ बना था। नीचे से ग्राफ बनने का मतलब ये नहीं कि केवल ग्राफ बना दो, इनके पॉइंट कट भी करने चाहिए, क्योंकि एक दो तीन एक्स एक्सेज में है, कट करने चाहिए। और देखो, देखो भाई देखो, एक्स में तीन पॉइंट है तो रियल एक्सेज पे है। एक्स को बोलते हैं रियल एक्सेज, वाई को बोलते हैं इमेजनरी एक्सेज, अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तब। तो फिलहाल अभी हमारे पास रियल रूट्स आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अब एक सेकंड क्वेश्चन और हो जाए सेकंड क्वेश्चन। अरे यार, मैंने अभी शुरुआत में भी बोला था, पता नहीं आपको। देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन एक उठाओ। जैसे सेकंड क्वेश्चन उठाऊं, अगर हम यहां पर उठाते हैं तो लिख लो एक्स क्यूब माइनस में 2x² और माइनस में 8x इक्वल टू 0। चलो भाई इसके सॉल्यूशन बताने हैं आपको। फाइंड दी सॉल्यूशन, फाइंड दी सॉल्यूशन, फाइंड दी सॉल्यूशन। भैया आपको दिक्कत होने लगी ना सभी को, मुझे पता था दिक्कत होने लगी। शेरू यादव, आप भैया आपने क्या सुना नहीं? मैंने मेरी बात, मैंने ये बोला था या तो क्यूबिक इक्वेशन के तीनों मूल रियल होंगे, या कोई एक मूल अगर रियल होगा तो दो इमेजनरी हो जाएंगे। ठीक है, जब मैंने इसमें देखे तो तीनों के तीनों मूल कैसे थे मेरे? रियल रूट्स थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ चुका है, जरा समझने का प्रयास करो, एक दो क्वेश्चन और करेंगे।
मैंने कल क्या बताया था, मैंने पहला केस मैंने यही तो बताया था कल के केस में, फिर मैंने ये कहा था कि इसको जो है मैं कल की क्लास में बताने वाला हूं, क्योंकि आप वहां से भी इन चीजों को कैप्चर ना कर पाते। मैंने कल क्या बोला था, कल आपने ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, देखना जब मैंने केस 1 केस 2 लिखाया था, मैंने कहा था केस 1 या तो ये तीनों के तीनों मूल रियल हो सकते हैं, या दूसरा रूट मैंने लगाया था या तो एक मूल अगर रियल होगा तो दो आपके इमेजनरी होंगे। कैसे होंगे प्रूव कर रहा हूं, प्लीज प्लीज 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई मैं प्रूवमेंट नहीं बनाऊंगा, प्रूव करके दिखाने वाला हूं। और अभी कोई कह रहा था कि एलटी ग्रेड का बैच है, भाई मुझे नहीं पता है कि एलटी ग्रेड का बैच है, ये हो सकता है कोई दूसरा बैच हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया है। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं एक एक बात बताने वाला हूं, एक एक चीज समझा दूंगा। बीच प्लीज सुनिए जी, क्या आपको यहां पे दिख रहा है कि एक्स हम कॉमन कर सकते हैं? जी, अगर हम यहां से x कॉमन कर सकते हैं तो यहां क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना बन जाएगा 2x, माइनस में कितना बन जाएगा भैया 8, बराबर में हो गया 0। तो यहां से एक मूल तो मुझे डायरेक्टली मिल चुका है, x बराबर में 0। बात खत्म यहां से। अब हमें इसमें स्टेप का कोई चक्कर ही नहीं भरना है। इसको आप देखोगे तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण में अगर हम 8 के फैक्टर करने वाले हैं तो 4 दूना 8, और 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस में 2x करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, ये माइनस का 2 है ना, तो माइनस 4x में से 2x चला जाएगा, माइनस का 2x बाकी होगा, यहां माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको तो सॉल्व करना आपको आखिरी में सिखाई दिया है। दोनों से मैंने x को कॉमन कर लिया, x माइनस का 4, इन दोनों से मैंने 2 को कॉमन कर लिया, तो भाई x माइनस का 4 बराबर में कितना आ गया 0। मेरे पास में दो फैक्टर बने और दोनों फैक्टर रियल बन रहे हैं, चेक करके देख सकते हो आप। यहां से x का मान कितना मिल रहा है, माइनस का 2, और यहां से कितना मिल गया 4। तो x के कितने मान निकल के आए हैं, 3 मान निकल के आए हैं। और x के अगर 3 मान निकल के आए हैं तो ये तीनों के तीनों रूट्स कैसे हैं, 3, मतलब ये तीनों के तीनों रूट्स हमारे कैसे हो गए, रियल रूट्स होंगे। तो यानी कि 0, माइनस का 2 एंड 4 आर रियल रूट्स, रियल रूट्स। अब आप खुद मुझे बताओ, जो आप सोच रहे हो कि इसके रियल रूट्स नहीं हो सकते, कैसे नहीं रियल रूट्स हो सकते, मैं तो प्रूव करके बता रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें। आप लोग भी निकाल पा रहे हो, सभी के आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन समझा रहा हूं, बस 2 मिनट रुक जाओ आप। इसका मुझे ग्राफ बनाना है, क्या ग्राफ बनाना है, देखो जरा ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पर मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे एक तो मेरे पास में 0 है, बहुत सही 0 हो गया यहां पर। एक मेरे पास में -2 है, बहुत सही, 1 2 माइनस का 2 यहां होगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 यहां पर हो जाएगा। अब इनके ग्राफ बनाने, अब ग्राफ कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले में जाना पड़ेगा एक्स क्यूब के पास में। ओ भैया एक्स क्यूब, आप क्या कहना चाहते हो, एक्स क्यूब कहना चाहता है कि मेरा जो गुणांक है वो 1 है, और एक कैसा होगा, वो 0 से ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां से बनेगा, नीचे से। ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे से। तो यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, नीचे से बनेगा, यानी कि यू जाएगा, कर्व के रूप में ही रहेगा, नीचे से जाएगा यूं और यूं। लेकिन अब देखो इसकी बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो ये थोड़ा लंबा बनेगा, ऐसे। तो ग्राफ इसका ये बन रहा है भाई, कंफर्म हो गया भाई। भाई इससे ना, इससे बेहतर तरीका तो मेरे पास में नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि जो मैं यहां पर सॉल्यूशन निकाल भी रहा हूं, ये आपका सीधा सीधा सॉल्यूशन था, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसमें आ गया। मैंने पहले भी बोला था, आप मेरी बातों को या तो इग्नोर कर रहे हो या तो सुनते ही नहीं हो। मैंने कहा था जब कांस्टेंट वैल्यू होगी, मे बी कांस्टेंट वैल्यू अगर होगी तो हो सकता है कि उसके फैक्टर ना बने, तो हम स्टेप 3 में जाएंगे। हो सकता है कि उसके फैक्टर बन जाए, तो फिर वो क्वेश्चन वहीं से समाप्त हो जाएगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो आपका सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है। मेरे हिसाब से या तो प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल डिनाई कर रहे हो क्लास को, या तो आप सुन ही नहीं रहे हो। एक एक चीज बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, फिर भी आपको ये ऐसा लग रहा है। बातें समझ में आ गई, ग्राफ कैसे बनना है, ग्राफ तक मैं आपको सिखा रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनाना है।
ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, अरे भैया बेसेंस रख लो यार, समझदार हो आप, हमसे बड़े हो भाई, आप भी किसी ना किसी बच्चे को पढ़ा रहे होगे। मैंने बोला पेशेंस रख लो 2 मिनट का। कोई क्वेश्चन चलता है ना बीच में, उसकी पूरी आप ऐसी की तैसी कर दे, तो इसको भी ना समझते हो, वो वाला भी नहीं समझ पाओगे आप। हद है भाई, वेट कर लो ना भाई, हमें पता है कि आपको ये चीजें पहली बार या पढ़ रहे होगे तो दिक्कत कर रही हैं, तो मुझे समझाने का मौका तो दो भाई पहले। ध्यान ही नहीं है क्लास में यार। मैं कुछ भी एक एक स्टेप बता देता हूं कि भाई ग्राफ कैसे बनेगा, रियल रूट्स बनेंगे तो इमेजिनरी कब बनेंगे। वेट करो ना, वेट कर लो भैया। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, चलो एक बार दोबारा रिपीट कर दो, नहीं तो तुम जो है ना मेरा जीना आराम कर दोगे। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस में 11x माइनस का 6, क्या आया यहां पर कांस्टेंट वैल्यू। क्या आप इनके आपस में फैक्टर कर सकते हो, नहीं, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर भी कॉमन करते हैं तो x माइनस का 6 बनेगा, यहां अगर 1 कॉमन करेंगे तो 11x माइनस का 6 बनेगा, फैक्टर खत्म। तो एक्स क्यूब का खल्लास करो, खल्लास हो गया भाई, हो गया जी। अब दूसरा स्टेप, मैंने बोला कि यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको क्या काम करना होगा, कोई भी जब कुछ भी पल्ले ना पड़े तो समझ जाओ, एक्स की जगह पर हमें ऐसा कोई मान रखना है, ऐसा कोई मान रखना है जिससे ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 बन जाए। तो अब बोलोगे कैसे रखना है, आप 1 पर चेक कर लो, -1 पर चेक कर लो, 2 पर चेक कर लो, -2 पर चेक कर लो, 3 पर चेक कर लो, -3 पर चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो, -4 पे चेक कर लो, 5 पे चेक कर लो, -5 पे चेक कर लो, 6 पे चेक कर लो, -6 पे चेक कर लो, एक्स वाई जेड डॉट 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 इनफाइनाइट। एक तो सीधा तरीका आपका ये हो गया। दूसरा, अगर थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से देखना है तो वो ये कर सकते हो कि इसका गुणांक 1 है और आखिरी कांस्टेंट वैल्यू -6 है, दोनों का गुणा कराया कितना आया, -6। -6 के अभाज्य गुणनखंड कर दो इंक्लूड, लेकिन रखना है 1 और -1 को, ठीक है, इनको आपको इंक्लूड रखना है। ठीक है जी। तो अब ये समझो मेरे पास में ये 3 वैल्यू आई हैं, अब तीनों वैल्यू में मैंने कोई एक वैल्यू ऐसे उठाकर देखी जो ये एग्जिस्ट कराता है। एक उठा के देख लिया, एग्जिस्ट करा रहा है, 0 बना रहा है यहां पर रखने पर, तो एक मान मेरा रियल हो गया। अब एक मान मेरा आ गया है, उस मान को यहां रखो। बाकी सिंथेटिक डिवीजन कहता है कि इन सभी के गुणांक लो, 1 -6, 11 -6। इस वाले पहले वाले को वैसे को वैसे ही उतार दो, 1 का 1 में गुणा कराओगे 1 आएगा प्लस में 1, -6 1 को जोड़ोगे -5, -5 का 1 के साथ में गुणा कराओगे -5, 6 में से 5 जाएगा 6, 6 का 1 का गुणा 6, 6 में से 6 गया 0, 0 आ गया, मतलब सिंथेटिक डिवीजन आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलो एक दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं यहां पर। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो रिपीटेड रूट्स का है, समझना बड़े ध्यान से। सिंथेटिक डिवीजन आपको समझ में नहीं आया तो यहां पर भी समझ में आ जाएगा। रिपीटेड रूट का क्वेश्चन है, जैसे हमने लिखा कि भाई एक्स क्यूब है, यहां पर -4x² प्लस में 5x -2 इक्वल टू 0। फाइंड द रूट, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द रूट, फाइंड द वैल्यू, सब कुछ एक, फाइंड द जीरोज, सब कुछ एक है। पहला स्टेप, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा हुआ है। 1 और -2 का अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो -2 बनेगा, और -2 के अगर आप प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको भी पता है अभाज्य गुणनखंड करोगे 1 या -1 को इंक्लूड करते हुए, तो 1 के साथ में 2 का गुणा कराओगे तब भी बनेगा 2, या फिर -1 हो सकता है या -2 हो सकता है। तो मैंने कहा एक पुट करके देखो जरा, तो 1, यहां पर भी 5, 5 और 1 6, 6 और 6 ये चला गया 0, तो ये आ गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या पुट कर दिया मैंने, पुट कर दिया भाई साहब x इक्वल टू 1, और जैसे ही मैंने x को पुट किया है 1, तो ये बन गया 1 का क्यूब 1, यहां बन जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 4, और इधर हो गया 5, इधर हो गया -2 इक्वल टू 0 बनेगा। 5 और 1 6, 4 2 6 यानी कि 0 बन रहा है, यानी मेरे पास में एक रूट कितना आ गया, 1 आ गया, वो भी कैसा, रियल है। अब दुनियादारी का रूट मेरा बने ना बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 यानी सिंथेटिक डिवीजन।
सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना आप। जो हमारा रूट है उसको वैसे लिख दो, बाकी इसके जो कॉपिसेंट उनको लिखो, 1 माइनस का 4, यहां पर हो गया 5, यहां पर हो गया माइनस का 2। आपको क्या काम करना है कि इस पहले वाले एलिमेंट को ऐसे उतार देना है, 1 का 1 के साथ में गुणा करोगे 1 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस का 3, 3 को इसके साथ में गुणा करके ले जाना है माइनस का 3, 5 और माइनस 3 को जोड़ोगे 2, 2 एक कम 2, 2 को यहां पर जोड़ दोगे तो 2 में से 2 चला जाएगा 0। यानी आप कैसे हो, आप सही हो, सिंथेटिक डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये 3 एलिमेंट आए हैं ना, इन तीनों एलिमेंट से आपको क्या काम करना होगा, तीनों के तीनों एलिमेंट से स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणांक होते हैं, यानी 1 माइनस का 3 एंड 2, यानी कि 1 बोले तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करोगे तो यहां पर 2 बन जा 2 बनेगा, यानी यहां रखोगे तो भाई बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 2 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लो भाई, x माइनस का 2। थोड़ा ध्यान से देखना आप, आपके पास में जो रूट्स निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, एक तो आपका रूट्स पहले से ही एक था ये, और एक यहां पर एक आ गया है और 2 आ गया है। तो ये तीनों के तीन रूट्स हैं कैसे, पहली बात तो ये रियल रूट्स है, वास्तविक रूल है, वास्तविक रूट्स हैं। दूसरी बात थोड़ा समझने का प्रयास करो, यहां पर कोई एक मूल आपका रिपीट हो गया है, एक रूट जो है वो आपका रिपीट हो चुका है, 1 एंड 1। रिपीटेड रूट की कहानी अलग बनेगी। ये क्या है भाई, ये रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट है कौन कौन सा, 1 और 1। अब रिपीटेड रूट की कहानी हम अलग बनाएंगे, हालांकि रियल रूट्स तो आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ भी मैंने सिखाया, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बड़े ध्यान से सुनो आप। रिपीटेड रूट का ग्राफ कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनना, और इसमें एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, इतनी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, है जरूर दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेंगे ना, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा क्या हो गया, y, ये हो गया x। मेरे पास में रूट्स कितना आया, तो आप बोलोगे यहां पर 0 है, यहां पर 1 हो गया, और 1 2, यहां पर 2 हो गया। क्या हुआ, वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या, ज्यादा एनर्जी से बोल दिया मैंने। हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही आवाज, कंफर्म करिए जरा। ठीक है भैया, एक बार वॉइस चेक करो। ठीक है जी, सुनो जी, इसका जो ग्राफ बनने वाला है, ग्राफ कैसे बनेगा, पहला पॉइंट हमें देखना है एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कैसा है, एक, एक कैसा होता है धनात्मक नंबर, एक कैसा है धनात्मक, यानी एक का मान 0 से ज्यादा, अगर 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब नीचे से ग्राफ बनेगा, ठीक है, नीचे से ग्राफ बनेगा, यानी यूं, यूं जाएगा ऐसे, और यहां से टच होते हुए कर्व में बनेगा, ठीक है जी, कर्व में, कर्व में बनने वाला है ऐसे करके, फिर ये ऐसे घूमेगा और फिर ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब जरा सोचो, सोचो, ग्राफ 1 2 3, और सोचो 1 2 3, 3 पॉइंट पर कट कर रहा था, यूं यूं गया, 3 पॉइंट पर कट कर रहा था, यूं यूं गया, यहां पर देखोगे तो केवल ऐसे गया। अब इसमें 2 पॉइंट बताने वाला हूं, बड़े ध्यान सुन लो, बस कहानी पूरी खत्म है, कहानी प्रॉपर पूरी खत्म हो गई अब।
नहीं नहीं नहीं, नीचे बाई पे टच नहीं करेगा, वो मैंने केवल ग्राफ बनाया है, वो भी नीचे बाई पे टच नहीं करने वाला है। ना 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 ना। फरमान भैया आपको मैंने बताया तो वहां पर आपको नहीं आया समझ में क्या? जो वो वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन होता है वो क्या होता है, बता तो दिया मैंने आपको। ग्राफ बन गया। अब प्लीज मेरे भाई एक बार रिएक्ट करके बता दो सभी के सभी लोग, क्या अभी भी आपको कोई दिक्कत है सॉल्यूशन निकालने में या ग्राफ बनाने में? बस छोटी सी बात है, जल्दी से जल्दी बता दो, फिर मैं इसमें एक दूसरा पॉइंट यूज करने वाला हूं। मे भी हो सकता है कि आपको वहां पर दिक्कतें आए, लेकिन मजा आ जाएगा। जिसको समझ में आ गया वो पक्का ये बोलेगा कि हाँ भैया ये नया मिल गया, और नया मिला है, इसका कैसे यूटिलाइज करना है क्वेश्चन में वो भी समझ में आएगा। एक बार प्लीज मुझे रिएक्ट करके बता दो, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी प्लीज बताओ, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो में दिक्कत मतलब आंसर दे दो बस। सब कुछ ओके है भैया? चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, अब हम इसमें कुछ अलग बताते हैं। अलग पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या आपने एक्सट्रीमम पॉइंट सुना है? चरम बिंदु, चरम बिंदु सुना है? तो पहले तो हम इस पर आएंगे। ये जो मेरे पॉइंट आते हैं ना, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, तो ये जो एक दो तीन है ना, इन एक दो तीन को हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ये जो एक पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, या जो ये मेरा तीसरा पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू कैसी होती हैं? क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है जहां पर एफ एक्स का मान क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। जहां पर आपका जो ये समीकरण दिया गया था, जिस जिस वैल्यू पर ये जीरो होगा वो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो आपने कहा एक पर जीरो हो जाएगा, दो पर जीरो हो जाएगा, तीन पर जीरो हो जाएगा। अगर आप एक दो तीन को इस एक्स की जगह पर पुट करोगे तो ये जीरो ही देगा। तो इसी वजह से इसको शून्य बोलते हैं, यानी कि जीरोज बोलते हैं। अच्छा, यानी यहां से आपको ये पता चल गया कि जहां जहां पर एफ एक्स का मान जीरो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे। लेकिन अब यहां से एक और बेहतरीन पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। क्या? कि भैया समझो, अब यहां से जो ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, इसका जो सबसे ऊपरी पॉइंट, यानी जो सबसे ये लग रहा है कि ये टॉप पर है, यानी इस ग्राफ का, यानी इस वाले जो ये कर्व बना है, इसका सबसे ऊपरी हिस्सा यही है ना, इसका सबसे निचले हिस्सा यही तो बन रहा है। तो जो ये मेरे पास में पॉइंट बनते हैं, या ये समझ लो किसी कर्व का ऐसा बिंदु, दोबारा समझना बड़े ध्यान से, किसी कर्व का एक ऐसा बिंदु जहां से हमें ये ना पता चले कि कर्व नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, या ये बोलो कि किसी कर्व का ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह जहां से कर्व साम्यावस्था, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो जहां पर स्थिर हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसको हम लोग एक्सट्रीमम पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उसको एक्सट्रीमम पॉइंट, चरम बिंदु बोला जाता है। उसको क्या कहा जाता है भैया? उसको बोला जाता है चरम बिंदु। यानी ये हमारा क्या है? एक्सट्रीमम पॉइंट है। क्या है मेरे भाई? ये है एक्सट्रीमम पॉइंट। दिस इज माई एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है। एक्सट्रीमम पॉइंट, अच्छा एक्सट्रीमम पॉइंट को फाइंड कैसे करोगे? अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि आपने ये तो बता दिया ये और ये पॉइंट, लेकिन यहां पर ये एक्स का मान होगा क्या? वैल्यू कैसे मिलेगी, है ना? इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एक्सट्रीमम पॉइंट हम निकालते हैं कैसे? जब आप दिए गए फंक्शन का अवकलन करते हो और जीरो के बराबर में रखते हो, यानी दिए गए फंक्शन का आप क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे और उसको जीरो के बराबर में रखोगे। समझ जाना,
इसी से जो भी आपके पास में x की वैल्यू निकल के आएगी ना, वही हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट बना कर देता है। ठीक है जी। तो आप यहां से क्या समझे, आप यहां से ये समझे कि यहां से जो x के मान होंगे वो वही हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट, यानी कि चरम बिंदु कहलाते हैं। तो मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं, समझना कि जो मेरे पास में ये वैल्यू होती हैं जहां पर x में कट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी वैल्यू हैं जिनको इक्वेशन में पुट करने पर जीरो मिलता है, इसी वजह से इसको क्रिटिकल मान या क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। दूसरी बात, जो कर्व बनता है ना हमारा, उस कर्व का सबसे ऊपरी सिरा, यानी जहां पर दोनों ग्राफ शांत हो जाए, जहां पर वो शांत हो, उस पॉइंट को या सबसे ऊंची बोलते हैं ना इसको, सबसे ऊंचा पॉइंट जो होता है या सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है, बोलोगे उस फंक्शन का, यानी जो आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया गया था उसका अवकलन जीरो के बराबर में रखते हो और जो भी वैल्यू एक्स की निकल के आती है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। बिल्कुल जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहानी बन जाती है। तो ये हम लोग कहां पढ़ने लगे, ये हमारा एक दूसरा टॉपिक आ चुका है, यहां से एक दूसरे टॉपिक का यूज किया, एओडी। ईओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैंने पार्ट बताया है। हालांकि अभी आपको दिमाग में ये चीजें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ले लोगे तो फिर ये पूरा समझ में नहीं आएगा। बातें समझ में आ गई हैं। अब आपके पास में एक पॉइंट बनता है कि क्या आपका एक्सट्रीमम पॉइंट जो है वो क्रिटिकल वैल्यू के बराबर या क्रिटिकल पॉइंट के बराबर में आ सकता है। क्रिटिकल वैल्यू की जगह पर क्रिटिकल पॉइंट लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पॉइंट ही निकल के आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट के बराबर हो सकता है, मैंने कहा देखते जाओ, अभी पहले और आगे बढ़ते हैं। पहले इस वाले ग्राफ पे आते हैं। इसके लिए भी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये मेरे क्या है, एक्सट्रीमम पॉइंट हो गए। क्या हो गए भैया, एक्सट्रीमम पॉइंट हो गए ये। दिस इज एक्सट्रीमम पॉइंट। चरम बिंदु। एक्सट्रीमम पॉइंट मतलब आप उसका फंक्शन का अवकलन करोगे, जीरो के बराबर में रखोगे, तो ये एक्सट्रीमम पॉइंट है। बाकी ये दो, जीरो और 4 हमारी क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, अब एक पॉइंट बनता है, ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से DSSB में बना हुआ था, वो जरा ध्यान से समझो। उसने ये बोला था कि क्या क्रिटिकल पॉइंट और आपके क्रिटिकल पॉइंट या आपके एक्सट्रीमम पॉइंट सेम हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। बोलो कैसे, जरा देखना। ये केवल और केवल कंडीशन यूज होगी रिपीटेड रूट्स के लिए। देखना कैसे, यहां पर आपने कर्व को देखा, जैसे एक ये कर्व बन रहा है, एक ये कर्व बन रहा है और एक ये कर्व बन रहा है, दो कर्व बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट यहां पर होगा ये मेरा एक्सट्रीमम होगा, और ये वाला जो पॉइंट यहां पर होगा ये मेरा एक्सट्रीमम होगा। हाँ या ना बोल दो बस, ये वाला पॉइंट एक्सट्रीमम होगा कि नहीं होगा। दिस इज पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमम पॉइंट, यस और नो। क्योंकि ये भी देखो कर्व का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये कर्व का सबसे ऊपरी हिस्सा है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सट्रीमम पॉइंट हो गया। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो एक नजर आ रहा है ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट भी है। तो क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट आया कि नहीं आया, यस और नो बता दो बस। क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट आया कि नहीं आया, हाँ या ना, प्लीज मेंशन कर दो जल्दी से। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं कि जो एक्सट्रीमम पॉइंट है आपका वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी है। तो ये कंडीशन केवल और केवल रिपीटेड रूट के लिए लगती है। तो यहां से आप बना सकते हो कि भैया रिपीटेड रूट के लिए, रिपीटेड रूट में रिपीटेड रूट में जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हो या पॉइंट बोल सकते हो, क्रिटिकल वैल्यू होती है वही एज वेल एज क्या होता है आपका, एक्सट्रीमम पॉइंट भी होता है, एक्सट्रीमम पॉइंट भी होता है। बातें आपको समझ में आ गई, वही हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट भी होता है। जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वही हमारा सेम एक्सट्रीमम पॉइंट है। मतलब जहां पर आप एफ एक्स को जीरो कर रहे होगे वहीं पर इसका एफ डैश ऑफ एक्स भी जीरो हो जाएगा। बस कहानी खत्म। तो नोट बना लेना इसको बढ़िया तरीके से।
बाकी मैं तो बना ही दे रहा हूं यहां पर। होगी बात क्लियर? तीनों के तीनों रूट रिपीटेड हो सकते हैं? नहीं। और कहा भी नहीं जा सकता, हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो वो भी रुक जाओ। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि जो आपकी ये जो वैल्यू है जहां पर ये फंक्शन आपका जीरो होता है, बस। कर्व ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया हमें कर्व अगर ऊपर जाते तो फिर ये दो को कट नहीं कर पाता। इस रीजन से ये कर्व को नीचे मजबूरी में लाना पड़ा, क्योंकि मुझे दो को भी कट करना है, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो आप ऐसे बनाओगे क्या, यूं और फिर यूं? नहीं जी, यहां से एक को टच कर गया, फिर नीचे वापस पलटी मारेगा, फिर जाएगा। हर एक कर्व ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है जी। चलो कमेंट थोड़े बड़ा करो। सृष्टि सिंह, सृष्टि सिंह कह रही हैं, ठीक है, अच्छा, ओके। पहले एक बात बताना। हाँ बोलो, अब डाउट बता दो एक बार दोबारा। सृष्टि बहना, आप एक बार दोबारा डाउट आप पूछिए, क्या डाउट था आपका? अगर हम लोग, आप खुद जरा सोच के देखो कि अगर हम ये पर्टिकुलर डाउट ही केवल ऐसे नॉर्मल पूछते रहेंगे कि भाई ग्रुप पे कैसे ज्वाइन करना है, इसका मतलब ये कि ना तो आप ग्रुप पर मैं मैसेज जो करता हूँ उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही क्लास में मैंने शुरू में बताया ना उस पर ध्यान दिया आपको। डाउट बताइए भाई, कैसे डाउट आपका, क्या डाउट है, एक बार दोबारा बता दो जल्दी से। कल मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि हायर ऑर्डर इक्वेशन। वाई क्वाड्रेटिक, पावर 5 भी होगी, पावर 6 भी होगी, बस इतना समझ लो। ग्राफ नहीं आएगा? लेकिन अगर ग्राफ ग्राफ तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आपको ग्राफ ज्यादा टफ लग रहा है? ग्राफ क्या आपको ज्यादा टफ लग रहा है? सच सच बताना ईमानदारी से। चलो प्लीज, अब फोकस कर लो, है ना? अब प्लीज फोकस कर लो यहां पर, जो मैं बताने वाला हूं। रिक्वेस्ट है ना? आ जाओ प्लीज 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 प्लीज। चलिए जी, बढ़िया सा पॉइंट बनाना, नोट्स पॉइंट अच्छा सा। अच्छा, तुम्हारा इमेजनरी वाला कॉन्सेप्ट रह गया। चलो इमेजनरी वाला क्वेश्चन अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। वेट कर लो प्लीज। इमेजनरी कैसे बन के आता है, थोड़ा वेट कर लो बस। क्वेश्चन अभी मुझे लिखना पड़ेगा, फिर याद भी नहीं, वहां पर आगे अभी है, आपके स्लाइड में है, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से समझना आप। नोट पॉइंट ये कहता है कि मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी जा रही है, ठीक है, बढ़िया बात। आपको पता है इसमें दो केस निकल के आएंगे। पहला केस, दुनिया दुनिया में केवल क्यूबिक इक्वेशन में दो ही केस हैं, बस, इसके अलावा कोई केस नहीं है। केस नंबर 1, पहला केस ये होगा कि इसके जो भी मूल निकल के आएंगे, अल्फा बीटा या गामा, या ये समझो कि इससे जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा, वो तीनों के तीनों कैसे हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं, यानी कि ऑल रियल रूट भी हो सकते हैं, यानी सभी वास्तविक मूल भी हो सकते हैं, सभी वास्तविक भी हो सकते हैं, सभी वास्तविक भी हो सकते हैं। इसमें केस नंबर 2 भी बनता है, केस 2 भी बन जाता है,
केस टू ये बनता है कि अगर आपके पास में केस टू कब बनता है, केस टू तब बनता है जब मान लो आपके पास में जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा में क्या है, आपका अगर आपका एक भी मूल रियल है तो आपके जो बचे हुए जो मूल होंगे ना वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, इमेजनरी होंगे, इमेजनरी हो जाएंगे। इमेजनरी का मतलब देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक मूल आपका रियल आया तो बाकी हो सकते हैं दोनों के दोनों मूल इमेजनरी हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं जो आप ये समझ जाओ कि एक मूल अगर रियल आ गया तो दोनों इमेजनरी होने चाहिए, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने ये कहा कि अगर इसका एक मूल रियल है तो मे भी हो सकता है कि इसका एक मूल इमेजनरी अगर आता है तो दोनों के दोनों मूल इमेजनरी होंगे। बोलो कैसे, सुनिए। किसी क्यूबिक इक्वेशन से अगर एक मूल आपका रियल होगा तो या तो वो तीनों के तीनों मूल रियल हो सकते हैं या फिर बचे हुए दो मूल इमेजनरी हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी ओवरऑल कंक्लूजन यहां से ये निकला कि क्यूबिक इक्वेशन में एक मूल रियल कम से कम होना ही होना चाहिए। या तो उसका एक मूल रियल होगा या तो उसके तीनों के तीनों मूल रियल होंगे, कोई दो मूल रियल नहीं हो सकते। रीजन बताऊं क्यों, क्योंकि दो मूल अगर रियल हो जाएंगे तो जो बचा हुआ जो मूल होगा वो इमेजनरी होगा, और लेकिन इमेजनरी हमेशा पेयर में चलता है, जोड़े में बनाकर चलेगा, तो इसका जोड़ा कहां जाएगा। ठीक है जी, सृष्टि बहना आप डाउट तो पूछ लो प्लीज, आप ये सफाई ना दो ना कि हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना यहां पर पढ़ा रहे होंगे तो फिर आप थोड़ा खुद सोच के देखो जरा कि हम कैसे सारे के सारे कमेंट्स देख रहा हूं, या तो फिर मुझे प्रॉपर चाहिए सभी कमेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आपके दोनों के दोनों मूल कैसे हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं। अगर इमेजनरी दोनों के दोनों मूल हैं तो ये समझ लो कि ये वाले जो मूल होंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे, वो इमेजनरी होंगे। और इमेजनरी रूट्स कैसे होते हैं, ऑलवेज इन पेयर। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में एक रूट पी माइनस आयोटा क्यू आया है तो दूसरा मूल भी कितना हो जाएगा, पी माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। अगर यहां पर केवल आयोटा बना है तो इसका दूसरा मूल कैसा हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, यानी इमेजनरी भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां लिख देना इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र मूल, इमेजनरी का मतलब काल्पनिक मूल, रियल का मतलब वास्तविक मूल। खत्म कहानी, बताओ जी, बताओ जी, खत्म होगी कहानी। अब मैं आपको बताने वाला हूं इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स की कहानी। रियल की आपने खूब सीख ली, ऑल रियल रूट्स की आपने सीख ली 3-3 4-4 क्वेश्चन में। अब आपको केवल मैं बताऊंगा इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स की कहानी। तो जिसका जो भी डाउट है वो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दे दे कि कॉम्प्लेक्स इमेजनरी कैसे बनते हैं, वो यहां से समझ में आएगा। बहुत टाइम जाता है आपको, मतलब इतनी देर में तो केवल 9 स्लाइड, 1.25 घंटा होने वाला है। ऐसा लगता है कि सच में बहुत ज्यादा बेसिक चीजें आपको नहीं पता है। चलो जी कोई नहीं, होता है, मेरा काम है सिखाना। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपके डाउट कवर करने का। चलो जी, अब मैं बात करने वाला हूं कि एक रियल रूट्स और दो आपके इमेजनरी रूट्स के बारे में। तो फॉर वन रियल एंड टू इमेजनरी रूट्स, टू इमेजनरी रूट्स, इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो या जान सकते हो या पहचान सकते हो। ठीक है जी, और वन रियल एंड टू इमेजनरी रूट्स, बड़े ध्यान से समझो आप। एक मूल वास्तविक, दो काल्पनिक मूल होंगे तो हमें कैसे पहचानना पड़ेगा कि ये इमेजनरी रूट्स देगा ही देगा। अब मैं तुमको एक जड़ी बूटी बताऊं, जड़ी बूटी, सच में आप कहते हो ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि इमेजनरी होगा, है ना। मैं क्वेश्चन से ही बता दूंगा कि ये इमेजनरी होगा कि नहीं होगा, इसमें इमेजनरी रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, वो क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। कैसे, जरा देखना ध्यान से कि जो भी मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन दी जाए
उसको आपको क्या करना है, उसका एक बार औकलन कर देना है और 0 के बराबर में लिखना है। लिख दिया? उसका एक बार औकलन करोगे, 0 के बराबर में रखोगे, तो जब आप औकलन करोगे तो आपके पास में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की आपके पास में कोई इक्वेशन बनेगी। अब क्या काम करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। कोई प्लीज ये ना कह देना कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा आपने क्वाड्रेटिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट यहां पर निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है, मतलब 0 से छोटा होता है, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होगा, समझ जाना कि ये इमेजिनरी रूट्स बनाता है। बस कहानी में यहीं पर ट्विस्ट खत्म हो चुका है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर का मान 0 से कम है यानी नेगेटिव है, समझ जाना कि यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे। ये सबसे यूनिक कहानी मैंने बता दी है। इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे बस। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब तरीका बताऊं ना, ठीक है, अब तरीका बताऊं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा और कैसे बिहेव करेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। बस मुझे ये बताओ, क्या ये बातें मेरी कंफर्म हो चुकी हैं आपको? सिंथेटिक मेथड बता दीजिए, एफ से कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंथेटिक मेथड्स को एक बार दोबारा वहां पर हमने 2 क्वेश्चन में यूटिलाइज किया, उसको दोबारा प्लीज सुन लो आप। ठीक है, अभी क्लास में अगर हम करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी, बाद में अगर हम क्लास में टाइम बच रहा है आखिरी में तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, ओके जी। बाकी आप उसको दोबारा देख सकते हो, और इसकी हम वैल्यू कैसे एफ निकालते वो मैं आपको बताता हूं अभी। एफ कैसे निकाला जाता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो जी, सीधा बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं, सीधा DSSS के TGT में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है ये DSSS TGT का क्वेश्चन है। ठीक है जी, सुनिए बड़े ध्यान से। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर में 0। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 बराबर में 0। ये कह रहा है कि x को कितने बिंदु पर, x को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करने का मतलब है कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी, ऑप्शन भी लिख दें क्या? लिख लो भाई, ऑप्शन लिख लो। 0 पे, ऑप्शन बी 1 पे, ऑप्शन सी 2 पॉइंट पर, या ऑप्शन डी 3 पॉइंट्स पर। ये आपका पॉइंट है। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने का मतलब है एक्स अक्ष वाला, एक्स को प्रतिच्छेद करने का मतलब है एक्स को कट करना। ठीक है, सृष्टि बहना अभी मैं बता दूंगा आपको, वेट कर लो 2 मिनट। जी बिल्कुल, बिंदु को क्या कहेंगे, पॉइंट्स बोलते हैं भैया, पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट इंटरसेक्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस या एक्स। ठीक है जी, चलो देखो सीधा सीधा सॉल्यूशन है। अगर देखा जाए इनके फैक्टर भी हो रहे हैं, हमें इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो यही तो मैंने बोला था ना कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि उसके पहले से ही आपके फैक्टर बन जाए। नई फैक्टर बनेंगे तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 सिंथेटिक डिवीजन पर जाओगे, या अगर यहां पर लिखा नहीं होगा तो डायरेक्टली फॉर्मेट बन जाएगा। यही तो बताया था ना मैंने। चलो जी, कैसे, दोनों में से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन कर रहे होगे तो यहां बनेगा एक्स, यहां बनेगा 1। यहां से बच्चा सॉरी 1 को कॉमन करोगे तो कितना आएगा भाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर एक्स माइनस 1 बराबर में 0। एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर में रखोगे तब तो ये 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे 1 को, तो माइनस 1 आएगा। और आप सभी को पता है कि अगर हम -1 की वैल्यू का वर्गमूल लेते हैं तो ये आयोटा बनकर आता है।
आयोटा, क्योंकि आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी समित संख्या में पढ़ते हो, आयोटा का मतलब ही होता है रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है उसका मतलब आयोटा है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लस माइनस का आयोटा देगा। तो देख पा रहे हो ना कि यहां से एक्स के मान कितने निकल के आए, एक तो माइनस आयोटा और एक प्लस आयोटा। जहां से आपने ये देखा कि मेरे पास में दो इमेजिनरी रूट्स हो गए, हुए कि नहीं हुए? दो कैसे हो गए? इमेजिनरी रूट्स हो गए। और एक आपका कैसा है? रियल रूट्स है। बोलो हाँ या ना? टू इमेजिनरी रूट्स, वन रियल रूट्स। अब रियल रूट्स ही तो एक्स को कट करता है ना, रियल रूट्स ही तो एक्स अक्ष को कट करता है, इमेजिनरी थोड़ी ना कट करेगा। क्योंकि हमें क्या कितनी एक्सेस पढ़ाए गए? दो एक्सेस पढ़ाए गए हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स को कट करेगा वही तो रियल होगा ना। इसका मतलब केवल और केवल एक पॉइंट बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अब आपको मैं बताना यह चाहूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस समीकरण के इमेजिनरी रूट्स भी है। तो आप चाहो तो सॉल्व करके पता कर सकते हो, या दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया है आपको कि डिफरेंशिएशन मेथड एफ डैश ऑफ एक्स करके। बड़े ध्यान से समझो। अभी लास्ट मैंने क्या बताया कि फॉर वन रियल रूट्स एंड टू इमेजिनरी रूट्स के लिए जो भी आपको एफ एक्स दिया जाता है इसका औकलन करो। औकलन कैसे होता है? अगर थोड़ा बहुत पता है औकलन के बारे में तो यस और नो बोल देना, और जिसको नहीं मालूम है तो प्लीज दिमाग पर जोर ना डालना, क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा अरसा हो गया कनेक्टेड ना हो। ठीक है जी भाई, 15 मिनट रुक जाओ, मैं फिर सबके डाउट ले लूंगा। जिसके जो भी डाउट होंगे फिर मुझे बता देना। ठीक है जी, बस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समित्र संख्या। चलिए जी, दूसरा मेथड, जो भी फंक्शन दिया जाएगा इसका औकलन करो। औकलन क्या होता है? पावर को कम करता है। जैसे 3 है तो पहले 3 को लाओ, फिर एक पावर कम कर दो तो स्क्वायर। 2 पावर है तो 2 को पहले लाओ, फिर एक पावर कम कर दो तो एक्स। एक्स का औकलन हमेशा 1 होता है। -1 का 0 हो जाएगा और बराबर में 0 दिया जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एफ डैश एक्स है। समझ रहे हो ना बात को? ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये मेरा क्या है? ये है एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स ये बन गया। 0 के बराबर में रखोगे तो ये द्विघात समीकरण बन रहा है। द्विघात समीकरण अगर बनना है तो इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है भाई बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जिसको आप बोलते हो विविधकर। नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था। बी का मान कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर। -4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, फाइनल कितना मिलेगा? -8। अब तुम देखोगे कि जो -8 है वो 0 से कैसा है? छोटा नंबर है। 0 से कैसा है? छोटा नंबर है। यानी यहां से आपको साफ साफ पता चल गया कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है भैया? 0 से छोटा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो आपके कितने रियल इमेजिनरी रूट्स बनेंगे? 2 इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। बन रहे हैं आपके कि नहीं बन रहे हैं? जरा चेक करके देख लो, 2 इमेजिनरी रूट्स बने कि नहीं बने, बताइए जी। डिफरेंशिएशन भूल गए? औकलन भूल गए? ठीक है जी, चलो। तो ये मैंने केस बताया, ये आपका क्वेश्चन भी लिख, कुछ क्वेश्चन भी लिख लेना भैया। ये आपके DSSS में आया था। चलो जी, एक और क्वेश्चन लिखो, जो मैंने पढ़ाया उसी का यूटिलाइज करवा रहा हूं आपसे। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो तो तैयार रहना, कंफ्यूज नहीं हो सकते हो तो ना तैयार रहना। कंफ्यूजन को दूर करूंगा मैं, पहले कंफ्यूज होना पड़ेगा फिर कंफ्यूजन को दूर करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, सब कुछ इसी से आने वाला है। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है सब कुछ उसी से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनाएंगे क्यूबिक इक्वेशन में, असमिका के बारे में जानेंगे। असमिका, असमिका मेरे पास में आई। असमिका क्या आई मेरे पास में? बड़े ध्यान से देखना। असमिका आई, जैसे मान लेता हूं 7x² प्लस में 11 ग्रेटर देन 2x³ तो
लगभग लगभग यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में 17x बनेगा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो 7x स्क्वायर प्लस में 11 ग्रेटर देन एक्स क्यूब प्लस में 17 ऑफ x। अब आपसे वो ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास असमिका है, असमिका का मतलब इनइक्वालिटी लगी है ना, ये इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल। ठीक है जी। ठीक है, अच्छा बाइलिंगुअल रखें। ठीक है, तो आप बाइलिंगुअल में ये लिख सकते हो कि हाउ मेनी पॉइंट कट दी एक्स एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हो। ये समीकरण है, बोल रहा है कि एक्स के उन सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक्स के किस मान के लिए, यहां पर लिखना एक्स के किस मान के लिए ये संतुष्ट होता है। संतुष्ट होता है। विच पॉइंट्स सेटिस्फाई दी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जरा देखते हैं, ऑप्शन भी लिख लेना जरा इसके। ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 0 से बड़ा हो जाए एक्स का मान, 1 से छोटा हो जाए। ऑप्शन नंबर बी 1 से इंफिनिटी तक जाए। सी -इन्फिनिटी से लेके 1 तक। या ऑप्शन नंबर डी -1 से लेके 1 तक। चलो जी पहले समझते हैं, हमें पहले क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, बड़े ध्यान सुनो। हाँ राहुल कुमार भैया समझो भाई, ये केवल किसके लिए है? केवल ये बताने के लिए कि हमारे इमेजिनरी रूट से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बस। भाई साहब ये मेरे लिए किसके लिए है? ये मेथड हमारे लिए इसके लिए केवल ये बताएगा कि इमेजिनरी रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। पॉइंट 1। रूट्स कैसे निकालोगे? इस वाले मेथड से। ठीक है जी। चलो अभी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन है आपके, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको हम उधर ले जाएंगे, तो जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, उधर जाएगा तो माइनस का 7x स्क्वायर होगा। ये पहले से ही 17x लिखा हुआ है, ये 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 होगा। देखो भाई मैंने साइन आइन चेंज नहीं किया है, इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे तब भी इसकी तरफ पीठ थी, देखो इसकी तरफ पीठ थी ना इस इनइक्वालिटी के थ्रू, तो इसकी तरफ पीठ ही रखो। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है भैया, चेंज नहीं किया है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी अभी। ठीक है, हम केवल वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो मैं इसको उधर ले गया तो ये वाला तब भी इसकी तरफ पीठ थी, तब भी इसकी तरफ पीठ है, तो इधर 0 बच गया है। अब ये मेरे पास में क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। अगर क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? वही सेम पैटर्न, इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं। जब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, अब हमें कहां जाना पड़ेगा? 1 पर, तो पुट कर दो भाई x इक्वल टू 1। अब आप कहोगे कि अपने मन से कैसे पुट किया? भाई मैंने पहले ही बता दिया था अपने मन से पुट कैसे करना है, वो आपको देखना है कि ये हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये 0 हो जाए, तो मोस्टली -1 या 1 पे काम हो जाता है। x इक्वल टू 1 देखो सभी के भी आंसर आने लगे। मतलब मेरी बात आप समझ में, मतलब आपकी मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको, है ना? ठीक है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते भैया, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहां पर x माइनस का 7 बचेगा, इससे अगर आप 1 कॉमन करोगे तो 17x माइनस में 11 बचेगा, तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। हमने 1 रखा तो यहां पर क्या बन रहा है? तो आप बोलोगे 0 बन रहा है। 1 रखने पर 1 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस में 17 दिया जा रहा है और माइनस का 11 दिया जा रहा है। तो 11 और 6 17, 11 और 7 17, 17 और 1 18, तो मतलब ये कट के कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। इसका मतलब है अब हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 हमारा कहता है, जिसको समझ में नहीं आया था सृष्टि बहना जी आप समझिए प्लीज। इसमें क्या था कि जो भी आपका मूल निकल के आता है, जैसे ये एक मूल निकल के आया तो इसको वैसे ही लिख दो। अब हम लगाने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन। कैसे जी? पहले अब हम इसके गुणांक लिखेंगे तो एक्स क्यूब का 1 गुणांक, इधर पे माइनस का 7, इधर भैया प्लस में 17 और ये है माइनस का 11। मेरा काम क्या है?
सिंथेटिक डिवीजन में जो पहला वाला रूट होता है, पहली वाली वैल्यू, उसको वैसे लिख दी जाती है। अब देखो 1 का 1 के साथ में गुणा कराओगे 1 आएगा, और -7 1 को जोड़ोगे तो -6 हो गया। -6 का 1 के साथ में गुणा कराओगे तो भाई साहब -6 आएगा। 17 में से 6 चला जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का 1 के साथ में गुणा कराओगे तो 11 आ जाएगा, और 11 और -11 क्या बनाएगा, 0। यानी आप क्या हो गए, सही हो गए। और जो मेरे पास में ये मान निकल के आए ना, ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बना देंगे। यानी स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। तो स्टेप नंबर हम 3 पे आ गए। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। हम तो ये केवल समझाने के लिए आपको स्टेप लिख रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टेप में। 1 जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, -6 जो है ये एक्स का गुणांक हो जाएगा, 11 हमारे पास में नियतांक वैल्यू हो जाएगी। अब आप खुद जरा चेक करके देख लो, क्या मेरे भाई ये आपके फैक्टर मेथड फैक्टर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? जरा चेक करके देखो आप, क्या ये फैक्टर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आपने कहा भैया फैक्टर नहीं बना रहे हैं, चेक करके देख लो। 11 को हम तोड़ ही नहीं सकते, फैक्टर बना ही नहीं सकते, यानी इसका मतलब है अब हम श्रीधराचार्य विधि पे जाएंगे। अब अच्छा, आपको ये भी पता है कि श्रीधराचार्य विधि पे जाएंगे, तो हम काहे जाएं श्रीधराचार्य विधि पे? हम सीधा बोल रहे हैं कि एक काम कर लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, विविधकर। अगर विविधकर का मान 0 से छोटा होगा तो हमें बेसिक सी बात पता चल जाएगी कि इमेजिनरी रूट्स मिलने वाले हैं, तो मेरे पास में एक ही रियल रूट्स होगा, बस रियल रूट्स को एक ही एक्स एक्सिस में पुट कर देंगे, बाकी दो से मतलब है नहीं। बताओ क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक? भाई बताओ, सही बोल रहे हैं हम? जल्दी बताइए जा। एक कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं भैया? दिलीप विंद कह रहे हैं कि -1 पे भी तो सेटिस्फाई करेगा। जी भैया, बिल्कुल मैं आपकी बात जो है सराखों पे रखता हूं। -1 का क्यूब 1 -1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया -1 का स्क्वायर 1 यानी -7 बनाएगा। -1 यहां रखोगे तो -17 बनाएगा, -11 बनाएगा। सबको जोड़ दोगे तो भैया ये 0 के बराबर में नहीं आएगा। तो आपकी बात सराखों पे रखी, इसी रीजन से -1 जो है वो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है जी, अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमें इसको देखना है, कितने लोग हमारी इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि हम क्यों श्रीधराचार्य विधि पे जाएं। हमें तो जाना ही नहीं है। मैं तो एक काम करता हूं, देखो ये आपकी इच्छा है, अगर आप सोच रहे हो श्रीधराचार्य जाओ, जाओ। मुझे पता है, डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इसके इमेजिनरी रूट्स मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कैसे ये सारा का सारा जो है नेगेटिव पॉजिटिव बनाकर दे रहा है, समझो। तो इस रीजन से या आप श्रीधराचार्य विधि पे जाओगे तब भी हमारे 2 इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे, या आप इसको चेक कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करे। वो आप पर डिपेंड करता है। तरीके मैंने सारे बता दिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहोगे तो ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 और a का मान 1 है और c का मान 11 है। 11 में से 36 चला जाएगा, माइनस का 8 आ रहा है, -8 0 से छोटा होता है, यानी कि फाइनल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है। मतलब हमें ये पता चल गया मेरे पास में 2 इमेजिनरी रूट्स बन गए। अब भैया 2 इमेजिनरी रूट्स जब बन ही चुके हैं तो अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जी, बोलो क्यों नहीं दिक्कत है? भाई नंबर लाइन शो कर दो, मेरे पास में एक ही रियल रूट्स बन रहा है, इसके अलावा कोई रियल रूट्स नहीं बन रहा है। ठीक है, वही रियल रूट्स एक है। तो एक काम करता हूं, इसमें हमने नंबर लाइन शो करी, नंबर लाइन शो करी यूं। हम इसको किसी दूसरे कलर से मेंशन कर सकते हैं। ये नंबर लाइन शो कर दी। नहीं भाई, शो करना है तो अच्छे से लाइन बनाओ, नहीं तो मान्य नहीं करी जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास में एक नंबर लाइन आ गई। इस नंबर लाइन में आपने ये देखा कि यहां पर -इन्फिनिटी होता है तो यहां पर +इन्फिनिटी होता है। मतलब हम जितना ज्यादा कम हो सके, जितना ज्यादा हो सके। यहां बीचों बीच में क्या होता है भाई? बोलोगे एक हमारे पास में रियल वैल्यू आ रही, x को यहां पर कट करेगी। अब आपको ये बताना है कि इधर वाला मान 1 से लेफ्ट हैंड साइड वाला मान नेगेटिव बनाएगा इस इक्वेशन को, या 1 से इधर वाला मान इसको पॉजिटिव बनाएगा, या ये नेगेटिव बनाएगा कि ये पॉजिटिव बनाएगा। तो आपको काम यहां पर चेक करना है। बोलो कैसे? देखो, 1 से पहले हमारा 0 भी होगा यहां पर कहीं ना कहीं, तो है ना जी। 1 से पहले यहां पर क्या होगा? 0 होगा। तो एक काम कर लेते हैं, 0 पर ही इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। जब हम 0 को यहां रखेंगे तो 0 0 0 यानी -11, यानी इधर वाली वैल्यू जब हम रखेंगे तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब -इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये मुझे नेगेटिव मान मिल रहा है। चलो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई 2 नंबर आता है जी। अगर हम 2 को लिखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 7 चौको 28
और यहां पर आप रखोगे 17 दूना कितना होता है 34 और माइनस का कितना है 11, 28 34 6, ये खत्म हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव बनने वाला है ना जी। ये कैसा बनने वाला है, धनात्मक बनने वाला है। तो यानी इस वाला पार्ट जो इस तरफ का जो पार्ट है वो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बातें समझ में आई आपको? यानी कि यहां पर हमने नंबर लाइन शो किया, 1 यहीं कहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर है। माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 के बीच में ये इक्वेशन क्या निगेटिव बनाएगा? तो आपने कहा -1 से पहले जो है 0 होता है, 0 को उठाकर यहां पर चेक किया, -11 बना रहा है, जी हाँ निगेटिव बना रहा है। तो यानी इधर वाला पार्ट निगेटिव होगा। अब आप सोच में ये पड़ गए कि मेरी वैल्यू निगेटिव मुझे लेनी है या मुझे पॉजिटिव इंटरवल लेना है। तो आप देखो आपकी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। आपकी इक्वेशन में निगेटिव का साइन लगा हुआ है। कैसा साइन लगा हुआ है? निगेटिव का। मतलब आपको निगेटिव ही इंटरवल लेना है। आपको कैसा इंटरवल लेना है? निगेटिव इंटरवल लेना है। भैया जी मैंने क्या बोला? आपकी इक्वेशन क्या कह रही है? निगेटिव, यानी निगेटिव इंटरवल लेना है, -∞ to 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये आपका यूपी कुछ ऐसे करके लेक्चरार में क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट है। इस वजह से फाइंड नहीं किया ना, क्योंकि हमें यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, इस वजह से एफ डैश एक्स नहीं निकाला है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको देखो सिंथेटिक डिवीजन से मैंने क्या निकाल दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिया है। अगर हम एफ डैश एक्स भी निकालते हैं ना, तो क्यों निकालते हैं एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स केवल हम इस समीकरण को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए ही तो निकालते हैं ना। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए तो निकालते हैं ना। द्विघात समीकरण हो गया, लेकिन यहां से मुझे खुद ही द्विघात समीकरण मिल चुका है, तो मैं क्यों निकालूंगा इसका एफ डैश एक्स? क्यों निकालना चाहूंगा? नहीं निकालूंगा, खत्म करो इसको। चलिए जी, गई भैंस पानी में। स्टेप 2 दोबारा बता दो, मतलब सबको स्टेप 2 ही में दिक्कत है? अगर हम 4 क्वेश्चन करा चुके हैं तो स्टेप 2 में दिक्कत है क्या? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। स्टेप 2 जो है आप कर चुके हो, फिर भी आपको पता नहीं क्या दिक्कत लग रही है। इतना तो छोटा बच्चा भी होता वो भी समझ जाता। यहां पर एक लिखा है, मैंने एक पर इसको क्या किया था? एडजस्ट कराया था, तो उसी एक को ऐसे लिख दो। बाकी इस समीकरण के कॉपिशेंट लिखे जाते हैं गुणांक। जैसे एक्स क्यूब के साथ में 1 है तो 1, एक्स स्क्वायर के साथ -7 17 और माइनस का 11। कोर्स ऐसे बढ़ नहीं पाएगा भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कोर्स नहीं बढ़ सकता है। हम 4 घंटे भी क्लास कर देंगे तब भी नहीं बढ़ पाएगा, अगर आप एक छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे हो। और इसमें आप फिर जो है ना मैसेज भी करोगे, बड़े बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो आप, और फिर आपके कुछ इसमें इश्यूज भी रहते हैं बहुत सारे। ये एक बात बताओ, हम 4 क्वेश्चन में अगर आपका इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो क्या ये सच में इतना इतना टफ है जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? चलिए जी, आ जाओ फॉर्मूले लिख लो, कल मैं इसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, जो भी हो सके इसके फार्मूले लिख लो आप फटाफट से, जितने भी बनते हैं फार्मूले लिख लीजिएगा आप नोट। कल कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा क्यूबिक के, जितने भी पी वाई क्यू हैं आपके, एक एक करके, एक एक कनेक्ट करके। देखिए जी, आपके पास में कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है? जी हाँ होती है। क्यूबिक इक्वेशन क्या है? तो आप बोलोगे ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। और आपको ये भी पता है कि इस क्यूबिक इक्वेशन से मेरे पास में रूट्स भी निकल के आते हैं। वो रूट्स क्या निकल के आएंगे? तो आपने बोला कि भैया वो रूट्स या तो अल्फा निकलेगा, एक बीटा निकल के आता है, और एक आपका गामा निकल के आता है। इन्हीं रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलोगे ये अल्फा बीटा जो गामा होता है, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनको ही हम लोग बोलते हैं रूट्स, या फिर इनको बोला जाता है जीरोज।
क्या बोला जाता है भैया इसको? जीरोज, या इसको कहा जाता है रूट्स जीरोज, या फिर इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, रूट्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, बार बार रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, फिलहाल लिख दे रहा हूं, मूल, शून्यक या हल। ठीक है भाई साहब, ये मेरे पास में किसी क्यूबिक इक्वेशन के मूल निकल के आते हैं। दूसरी बात मैं फिर से बताना चाहूंगा कि क्यूबिक इक्वेशन के दो ही टाइप के नेचर होते हैं, या तो सारे के सारे मूल आपके रियल बनाएगा या फिर उसमें कोई दो इमेजनरी होंगे तो एक रियल रूट्स बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका बन गया। सृष्टि बहना, आप जो है ना, आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तब मैं इसको समझा दूंगा। मैं 4 क्वेश्चन में इसका यूटिलाइज कर चुका हूं, 4 बार मैंने क्वेश्चन बताया। अगर आपको सिंथेटिक अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज एक काम कर लेना, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास डिस्टर्ब ना करो प्लीज, रिक्वेस्ट है ना बेटा? सॉरी, बड़े हो आप, बेटा नहीं कह सकता। अभी आपको फिर भी अगर उसमें डाउट रहे तो वहां पर मुझे बता देना। ये मेरे पास में किसी क्यूबिक इक्वेशन से 3 रूट निकल के आएंगे। अब यहां से जरा समझना है बड़े ध्यान से। क्या समझना है कि इसमें 2 केस तो मैंने बता ही दिए हैं। क्या केस बता दिए कि भाई कोई क्यूबिक इक्वेशन है, मेरे 3 मूल निकल के आएंगे, और ये तीनों के तीनों मूल कैसे होते हैं? जीरो। जीरो मतलब शून्यक। शून्यक का मतलब है कि अगर इस अल्फा को इस समीकरण में पुट किया जाएगा तो जीरो देगा, यानी कि इस अल्फा को अगर इस समीकरण में पुट करोगे, या इस बीटा को समीकरण में पुट करोगे, या इस गामा को समीकरण में पुट करोगे तो सभी के मान जीरो आएंगे। यानी क्यों? क्योंकि भैया ये शून्यक बनाता है, इस रीजन से ये सभी जीरो करके देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपके मान लो रिपीटेड रूट हैं, सपोज करो कि आपके पास में इफ रिपीटेड रूट्स, यानी अगर आपके पास में जो है ना, क्या हो रहा है, 2 मूल क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। रिपीटेड रूट्स अगर आते हैं तो रिपीटेड रूट्स में आपको मैंने क्या बताया था कि आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाती है किसके? एक्सट्रीमम पॉइंट के। एक्सट्रीमम पॉइंट के, याद आया कि नहीं याद आया? जो क्रिटिकल वैल्यू वही आपकी एक्सट्रीमम वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और एक्सट्रीमम पॉइंट का मतलब होता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। ये पॉइंट मैंने अभी लास्ट में बताया था। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इस समीकरण को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करूं, कैसे? एक्स क्यूब को अकेला रखना चाहता हूं। अगर हम अकेला रखना चाहेंगे एक्स क्यूब को, तो मैं ए से क्या करूंगा? सभी में डिवाइड करवा दूंगा। तो जब मैं सभी से डिवाइड कराऊंगा तो यहां बनेगा बी वाई ए एक्स स्क्वायर, यहां बनेगा सी वाई ए एक्स, एंड प्लस में कितना हो जाएगा? डी वाई ए इक्वल टू 0। ये मेरे पास में एक समीकरण बन के आएगा। मतलब मैंने इसको थोड़ा सा मेकअप कर दिया इस समीकरण का, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब एक बात छोटी सी बताना आप, कि अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के अल्फा बीटा गामा मूल निकल के आए हैं, तो मुझे यह पता चल चुका है कि ये जो मूल हैं वो इस क्यूबिक इक्वेशन के ही गुणनखंड होंगे, यानी फैक्टर होंगे। ठीक है भैया? अभिषेक प्रताप सिंह, ठीक है। डाउट एक बार इनका कमेंट देखना जरा, क्या डाउट है? ये जो क्यूब निकल के आए हैं ना, ये मतलब ये जो मूल निकल के आए हैं वो इस समीकरण के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। यानी हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्स माइनस का अल्फा, एक दूसरा एक्स माइनस का बीटा, तीसरा एक्स माइनस का गामा बराबर में 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर 3 मूल निकल के आए, फैक्टर बनाओगे, अगर एक्स माइनस अल्फा 0 तो 0। अगर आप इनको सॉल्व करोगे, इनको आपस में सॉल्व करोगे तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में एक्स, फिर क्या होगा? माइनस में तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 अल्फा बीटा गामा बराबर में 0। तो ये समीकरण मिल जाएगा आपको। लो भाई साहब, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? इस समीकरण से मैंने क्या बनाया? ये इस समीकरण से 3 रूट्स निकल के आए तो मैंने ये फैक्टर बनाया। इस फैक्टर को जब सॉल्व कर दिया तो मेरे पास ये आया, और जब ये आ रहा है ना, बस कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। कंपेयर करवा लो इस समीकरण को और कंपेयर करा लो इस समीकरण को, सब कुछ तुम्हारे सामने है। कराओ भैया कंपेयर।
ठीक है, कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी बाई ए है, यहां पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ठीक है जी, तो यहां पर आओ, यहां पर आपको लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, तो इसका मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा खुद ही निगेटिव है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन में ए। फिर हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या होगा अल्फा बीटा गामा, ये खुद ही निगेटिव है, यहां डी वाई ए है, तो यानी ये बना लेगा डी वाई ए, वो भी निगेटिव का माइनस का डी वाई ए। फिर दो दो का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस में गामा अल्फा। इसको अगर हम देखेंगे तो इसके साथ में कितना है पॉजिटिव साइन है, लेकिन यहां क्या है सी वाई ए है, तो ये बन जाएगा भाई सी वाई ए। ठीक है, इन तीनों को बॉक्स में कर लो बंद, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी पूछा जाएगा। ठीक है जी, क्यूबिक इक्वेशन की ये जान है जान। चलो अब कुछ इसमें अलग पॉइंट भी बताने हैं, इनका यूटिलाइज करके कुछ अलग वैल्यू भी बनाएंगे, यहां पर हम कुछ अलग पॉइंट भी बनाएंगे। चलो जी, इनका हमने क्या यूज किया, इस समीकरण से मैंने ये वैल्यू निकाल रखी है। अब नोट पॉइंट बनाना है, देखो जरा सेकंड स्लाइड में हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला कि बताओ भैया अल्फा स्क्वायर, बताओ भैया बीटा का स्क्वायर और फिर गामा का स्क्वायर क्या होगा, इसका मान क्या होने वाला है, इसका मान क्या होने वाला है। चाहूं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं, या फिर देखो भाई प्लीज परेशान ना हो, आपके कोर्स की बात है ना, कोर्स मैं पूरा करके दूंगा। अब ये जो भी ऐसे हैं जो भी कर रहे हैं करने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि इनके डाउट भी क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, हालांकि वो सभी चीजें धीरे धीरे उस फ्लो में आ जाएंगी, ये भी समझने लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा ओके। और आप खुद सोच के देखो, जो बहुत दिन बाद में बैच में जुड़ा होगा यानी मैथ्स को कवर कर रहा होगा, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उसको मुझे डाउट देना, मतलब मुझे डाउट उसका क्लियर करना ही पड़ेगा। तरीका बदल सकता है, डाउट को मैं डाउट ग्रुप में सेशन में उसको कवर कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, पढ़ाना तो सबको ही पड़ेगा, कोर्स भी कवर करना है, थोड़ा वेट कर लो, सब कुछ एक फ्लो में आ जाएगा। आपको कोर्स भी बिल्कुल ऑन टाइम करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी। 3 घंटे पढ़ाना पड़े या पूरा का पूरा मुझे 4 घंटे पढ़ाना पड़े, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर में क्या होगा। तो देखो भाई, इसको अगर फार्मूले बेस्ड अगर समझना चाहो तो फार्मूले बेस्ड समझ सकते हो। बोलो जी कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब मैं आपसे कहता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर यानी गामा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा प्लस में 2 बीटा गामा प्लस में 2 गामा अल्फा। यही तो होता है ना फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी। इसी फार्मूले से ये पूछा जा रहा है, मतलब इसका मान पूछा जा रहा है, ये इधर समेट के आ जाएगा, तो ये इधर समेट के आएगा, तो यहां बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा का होल स्क्वायर माइनस यहां पर आएगा 2 ब्रैकेट में अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, हो तो गई क्लियर। लेकिन भैया हम क्या इतना फार्मूला लंबा याद रखेंगे, या हम इसको ऐसे समझेंगे, या हम इसको नोट करेंगे बार बार लिखेंगे, टाइम बहुत जाएगा। आओ, तो तरीका मैं बता रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप डिनोट रखना, इसको एस से याद रखना, एस, और इसको आप याद रखना पी से, और इसको याद रखना आप किससे, आर से। ठीक है जी, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, एस पी आर, तीनों को जोड़ोगे एस मल्टीप्लाई पी, और इन दोनों का अलग अलग करके मल्टीप्लीकेशन तो वो आर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मैंने क्या बोला है, एस, एस स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोला है, आर, तो एस स्क्वायर माइनस 2r, तो इसका मान ये हो जाएगा। एस से आपको याद आ जाएगा कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहा है, आर से आपको याद आ जाएगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की बात कर रहा है। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बस इतना बता दो। ठीक है, नंबर 2 इसे मैं क्यूबिक की बात कर ले रहा हूं, क्यूबिक यानी अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में गामा का क्यूब। ये क्या बनाएगा और कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा कैसे बनाएगा, देखो जरा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब, जब होल क्यूब आप कर रहे होगे ना, तो यहां पर बनेगा अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब, ये सब कुछ सब एल्जेब्रिक फार्मूले पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, माइनस का 3 अल्फा बीटा नहीं, माइनस का 3
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा और इनटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। एक तो ये बन गया, ठीक है। फिर यहां पर प्लस में 3 हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। कहां से आ रहा है? अलजेब्रा फार्मूला लगाना ए प्लस बी का होल क्यूब का, वहीं से बन जाएगा। देखो जी, तो इसको हम ऐसे लिख दें, अगर चाहो तो आप ऐसे लिख दें जैसी आपकी इच्छा करे। बताओ जी, अगर आपकी इच्छा करे तो मैं इसकी जगह पर ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये प्लस हो जाएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस हो जाएगा, बाकी यहां पर माइनस होगा ना। यहां पर क्या था? यहाँ पर माइनस प्लस करो ना, क्योंकि प्लस है। ओके जी, प्लस हो जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटा दो, इसको माइनस करवा दो, काम खत्म। यानी कि इसको पकड़ो ऐसे चिपकाओ, इसको पकड़ो ऐसे चिपकाओ, लेकिन बस यहां पर माइनस लगाओ, खत्म। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? एस, तो एस का क्यूब माइनस में 3, ये किसके बराबर में? आर के बराबर में। ये किसके बराबर में? एस के बराबर में। प्लस में कितना है? 3, और अल्फा बीटा गामा ये किसके बराबर? पी के बराबर में। तो यहां आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। अब सीधा सीधा डायरेक्टली फार्मूले बता दे रहा हूं, इसको याद कर लेना, बाकी मैं आपको तरीके बता ही चुका हूं। अगर आपके पास मिलता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर या बीटा गामा का होल स्क्वायर, समझ लो, जान लो, परख लो, देख लो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर में आएगा? ये किसके बराबर में आएगा? तो ये होता है भाई, ये होता है आर स्क्वायर माइनस 2PS, आर स्क्वायर माइनस 2PS, इसके बराबर में। एक इसमें लास्ट और रह गया, उसको भी देखो, नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है कि जैसे मान लो 1/, अल्फा है या 1/, बीटा है या 1/, गामा है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो बोलोगे भैया इसका फार्मूला होता है RYP। RYP क्या भाई? RYP। आर का मतलब आप लोग जानते हो, आर का मतलब क्या है? ये, पी का मतलब ये, एस का मतलब ये है, ठीक है जी। ये आपके कुछ फार्मूले हैं, ठीक है बच्चा। सॉरी, प्लीज आप बुरा ना मानना, क्योंकि अगर फ्लो फ्लो में बच्चा निकल भी जा रहा है, बेटा निकल भी जा रहा है, तो वो मेरा ऐसा है, क्योंकि मेरी जो बाकी आपको ही पता है कि जेई एनडीए या डिफेंस कैटेगरी में क्लासेस रहती हैं, तो वो फ्लो हो जाता है वहाँ पर, इस वजह से उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगता होगा। जैसे मान लो निकल सकता है फ्लो में, बेटा बच्चा जो भी है, तो माफ़ कर देना उसके लिए। चलिए जी, तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं आपको, बाकी बहुत सारे ढेर सारे मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं, ये मैं कल आपकी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है जी। चलो, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले में उनको भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर फार्मूले आपको पता चल जाएंगे तो आप ये आज का जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा वो सॉल्व कर लोगे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले उनको भी देख सकते हो। तो प्रॉपर मैं खत्म ही कर दे रहा हूँ क्यूबिक की कॉन्सेप्ट। टाइम तो है ना अभी? बाकी सैटरडे को आप लोग तैयार रहना, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्कशीट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो, इसमें पहला पॉइंट आता है आपका, पहला एक नोट पॉइंट आता है, वो क्या आता है? पहला नोट पॉइंट है, आपको ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर में होती है? अल्फा स्क्वायर और बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर में होती है? ठीक है जी। तो इसका जो मान है वो किसके बराबर में हो जाएगा? आप बोलोगे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, फिर दोनों का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा, फिर माइनस 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 में कितना हो जाएगा? 3 अल्फा बीटा और गामा। इसको आप चाहो शॉर्टकट में लिख सकते हो, इसका मान एस था, इसका मान पी था, मतलब इसका मान आर था, तो आर एस आर या आर एस माइनस में 3p। तो आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करे, याद रखने के लिए सही है। नंबर दो फॉर्मूला इसका क्या था? नंबर 2 फार्मूला है कि मान लो दोनों में स्क्वायर पूछा जाता है। अच्छा, इसका मान, इसका मतलब समझते हो ना, समेशन है। समेशन का मतलब होता है बहुत सारे पदों को जोड़ना, ठीक है। फिलहाल अभी केवल फार्मूले पे देखो, जब समेशन की बारी आएगी, जब हम एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम सीरीज पढ़ाएंगे, तब हम इस इन्फिनिटी सीरीज को भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। प्लानर आपका बन चुका है, प्लानर आपको शाम को 7 बजे तक मिल जाएगा या शाम तक मिल जाएगा, क्लास के बाद में कभी भी। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर करेगा माइनस में, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा गामा, यहां पर कितना होगा 2 अल्फा बीटा गामा, 2 अल्फा बीटा गामा, तो यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, ये क्या है आर, तो आर स्क्वायर माइनस का ये किसका मान है पी और वो किसका मान है एस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये आप पे आपकी सोच पे डिपेंड करेगा किसको आप याद रखना ज्यादा बेहतर समझते हो। नंबर थर्ड, तीसरा और है बस, समेशन ऑफ 1 अपॉन में अल्फा का क्यूब, लास्ट है ये, फिर इसके बाद में हम क्लास को करेंगे एंड, फिर कल इसी के टॉपिक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसका मतलब हो जाएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा, क्यूब है तो क्यूब लगाओ -3, एक बार अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, फिर एक बार उनका मल्टीप्लिकेशन करवा दो, फिर इसी प्रकार से बीटा और गामा को जोड़ो और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करवा दो, फिर एक बार गामा और अल्फा को जोड़ो, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो ये आपका रूल बन जाएगा। तो ये आपके कुछ 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं, एक आपके ये रूल्स हो गए, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स की स्क्वायर का यहाँ पर हमने नोट्स पॉइंट बता दिए हैं आपको, ये कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए हैं जो मैंने बेसिक प्रॉपर्टी के थ्रू। चलो जी, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी के मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने हैं, ये समझ में आ गया, नोट कर डालो। अब किसी का भी कोई अगर डाउट है तो आप क्या काम करना है, आपको अपने ही बैच में जाना है, टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पर जो वो लिखा होगा ना वहां पर सब्जेक्ट लाइव एंड टेलीग्राम पे क्लिक करना है, जो उसका टेलीग्राम चैनल हो, जो भी ग्रुप हो उसको ज्वाइन कर लेना है। शाम को रात को 8 बजे आप मैसेज कर पाओगे, तब मुझे जो भी डाउट हो को मेंशन कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। बाकी अगर फिर भी कोई का डाउट ऐसा रह जाता है क्लास से रिलेटेड, तो मुझे वहां पर बता देना, उस चीज को मैं दोबारा कल की क्लास में कवर करा दूंगा। जैसे अभी सृष्टि बहना का एक अभी और भी कॉमेंट था कि 0 कैसे आया वहां पर, तो वो मुझे मेंशन कर देना प्रॉपर तरीके से, वो कैसे आया और क्या पूछना चाहते हो आप, ठीक है जी। नहीं भैया ऐसा नहीं, आप सभी मेरे कलीग होंगे या हमसे बड़े होंगे, इस रीजन से मैं अगर फ्लो में निकल भी जाए तो उसके लिए माफी है, ठीक है जी, माफी कर देना, कुछ कहना नहीं, ना कुछ सोचना कि ना बड़ा आया ये मास्टर तो हमें बच्चा बोल रहा है, ईगो पे ले जाओ, ना ना ना, हम छोटे ही हैं, हम छोटे रहने दो, फ्लो में निकल जाए तो उसके लिए माफी है बस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम क्यूबिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने पीवाई क्यू क्वेश्चन आए होंगे, सबको मैं कवर कराने वाला हूं, जो भी कॉन्सेप्ट रह भी गए होंगे तो कल की क्लास में हो जाएगा, कल ये खत्म हो जाएगा। सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।